एक 7 स्टार होटल का मीटिंग रूम। उस होटल में लग्जरी कारों की लाइनें लगनी शुरू हो चुकी थी। आज वहां पर एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग होने वाली थी। खास बात यह थी कि इस मीटिंग में रुद्रांश राजवंश भी आने वाला था। वंश और आदित्य की कार भी वक्त पर वहां पहुंच चुकी थी। ठीक उसी वक्त एक चमचमाती ब्लैक रोल्स रॉयस वहां पर एंटर करती है। बॉडीगार्ड कार का दरवाजा खोलता है तो अंदर से एक शख्स बाहर निकलता है, जो 3 पीस बिजनेस सूट में दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसका ऑरा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। आदित्य की निगाहें जैसे ही रुद्रांश राजवंश पर पड़ी, उसकी आंखें बिल्कुल ही सर्द हो गई। वहीं आदित्य को देखकर रुद्रांश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसे देखते ही आदित्य का मन कर रहा था अभी इसी उसकी जान ले ले, पर रुद्रांश के गुनाह ही ऐसे थे कि वो उसे डेफिनेटली इतनी आसान मौत तो देना नहीं चाहेगा। आदित्य अपनी खतरनाक आंखों से एक नजर रुद्रांश को देखता है, फिर वहां से मीटिंग एरिया की तरफ चला जाता है। हालांकि वंश से उसे पता चला था कि वह आज की मीटिंग में शामिल नहीं होने वाला है, पर फिर भी उसे उसका चेहरा नजर आया था। आदित्य के लिए यह कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। आदित्य को मीटिंग एरिया की तरफ जाते देख रुद्रांश अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल लिए हुए अपने मन में बोला, आदित्य ब्रो, आखिर आज तुमसे मुलाकात हो ही गई। आई विश कि ये मुलाकात तुम्हारे लिए बेहद यादगार हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह अपनी आंखों में शहद जाकर मीटिंग एरिया की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही देर में इस बिजनेस मीटिंग में शामिल होने वाले सारे बिजनेसमैन आ चुके थे। ये कंपनी मेनली सिंगापुर बेस्ड थी, जो इंडियन कंपनीज के साथ डील करना चाहती थी। रुद्रांश को आज पूरा यकीन था कि उसे ये प्रोजेक्ट मिलकर ही रहेगा। वो एटलीस्ट आज तो आदित्य से हारना नहीं चाहता था। मीटिंग शुरू हुई। सबने सिंगापुर की उस $multi-billion कंपनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बेहतरीन प्रेजेंटेशंस पेश किया था। पर आदित्य की प्रेजेंटेशन में बात ही कुछ और थी। प्रेजेंटेशन तो रुद्रांश राजवंश का भी काफी बेहतरीन था, पर इसकी सिर्फ एक खामी थी, ये सबकी बजट में नहीं था। उस कंपनी ने कंट्री के आम लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट डिजाइन की थी। ऐसे में पिच का बजट में होना भी बहुत जरूरी थी, और इन सारे बिजनेस ओनर के बीच एक आदित्य का ही प्रेजेंटेशन था जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता था। ये मीटिंग घंटों तक चली और आखिर में उस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट आदित्य की कंपनी दी इन्फिनिटी एम्पायर्स को देने का निर्णय लिया। आदित्य के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरी स्माइल थी, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था, और वो रीजन और कोई नहीं उसकी लिटिल क्यूट वाइफ दीक्षा ही थी। आदित्य के लिए ये प्रोजेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक था। उसने भी इस मीटिंग में आए बाकी बिजनेस ओनर्स की तरह ही ओवर बजट प्रेजेंटेशन प्लान किया था, जिस पर कंपनी को इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। जब वह इस पर काम कर रहा था, दीक्षा की निगाहें उस पर पड़ गई। उसने आदित्य से इस बारे में पूछा। आदित्य को लगा नहीं था कि दीक्षा उसे इस तरह का सजेशन दे पाएगी। उसने आदित्य की प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखा और उसे बताया भी कि अगर ये इस तरीके से होता और इसमें ये सारी चीजें ऐड होती तो ये पिच उसके इन्वेस्टर को समझने में ज्यादा आसानी होती। वैसे तो दीक्षा हमेशा बचकानी हरकतें किया करती थी, पर इस बार आदित्य को उसके इस सजेशन में पॉइंट नजर आया। उसने दीक्षा के सजेशन को मद्देनजर रखते हुए वंश से इस प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस करवाए। आज आदित्य को यकीन हो चुका था कि उन्हें इस प्रोजेक्ट को मिलने में दीक्षा के उस छोटे मगर काफी वैल्यूबल सजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। आदित्य मन ही मन अपनी वाइफी को थैंक यू बोलता है। वहीं आज उस मीटिंग हॉल में बाकी बिजनेसमैन और स्पेशली रुद्रांश का चेहरा तो देखने लायक था। एक बार फिर उसके जहन में आदित्य के लिए नफरत भर चुकी थी। धीरे धीरे वहां मौजूद सारे बिजनेसमैन मीटिंग रूम से चले गए। आखिर में आदित्य और रुद्रांश वहां पर रह गए थे। दोनों ही एक दूसरे को काफी शिद्दत से घूर रहे थे। रुद्रांश उस कमरे की चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, आदित्य ब्रो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खाली हाथ खड़ा हुआ है। तुम्हें नहीं लगता ये मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहिए? रुद्रांश की बातें सुनकर वह एक नजर घूरकर उसकी तरफ देखता है। आदित्य रुद्रांश पर एक सर्द निगाह डालते हुए बोला, पहली बात, आदित्य मल्होत्रा काय नहीं है जो एक निहत्थे पर वार करे, और दूसरी बात, तुम्हारे गुनाह इतने लंबे हैं कि तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। आदित्य का जवाब सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वह आदित्य की तरफ देखकर बोला, मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी कोल्ड टोन में बोला, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा। रुद्रांश को एक डाक लुक देते हुए आदित्य अपनी आंखों में शहद चाहकर वंश के साथ वहां से निकल गया। दरअसल आदित्य ये भी जानना चाहता था कि रुद्रांश राजवंश किस वजह से उसे और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आदित्य ने उसकी हिस्ट्री चेक कर ली थी। वह पिछले कई सालों से इंडिया नहीं आया था, फिर यूं अचानक इंडिया आने की क्या वजह थी? आदित्य के लिए ये जानना भी जरूरी था, इसलिए वह इतनी आसानी से तो उसे मारना नहीं चाहता था। मल्होत्रा हाउस जाते वक्त रास्ते में एक महंगा शॉपिंग मॉल आया। कुछ सोचकर आदित्य ने ड्राइवर को कार रोकने का ऑर्डर दिया। एक्चुअली वह आज अपनी लिटिल वाइफी के लिए कुछ खरीदना चाहता था। उसकी बदौलत उसकी कंपनी को आज इतनी प्रॉफिटेबल डील जो मिली थी। वंश पहले जब आदित्य को ऐसे शॉपिंग मॉल्स में देखता तो उसे काफी हैरानी होती, पर अब उसके लिए ये सब नॉर्मल था। वंश भी ये बात जानता था कि उसका बॉस अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। आदित्य अब दीक्षा के साथ एक नॉर्मल और खुशी भरी लाइफ जी रहा था। वंश को इस बात की बहुत खुशी होती थी, क्योंकि आज तक वंश ने उसे सिर्फ और सिर्फ काम और बिजनेस में ही डूबा हुआ देखा था। आदित्य के पास खुद के लिए भी वक्त नहीं हुआ करता था, पर दीक्षा के आने के बाद उसकी लाइफ में बहुत से बदलाव आ चुके थे। आदित्य और वंश दोनों मॉल के अंदर चले गए। वीमेन सेक्शन में जाते वक्त आदित्य की निगाहें एक खूबसूरत सी साड़ी पर पड़ी, जो कि ब्लैक कलर की मैनिक्विन पर काफी खूबसूरती से ड्रेप किया हुआ था। क्रीम कलर की यह शिफॉन की साड़ी जिस पर ब्लैक कलर के छोटे छोटे डायमंड का काम हो रखा था, यह एक फेमस डिजाइनर का मास्टरपीस था, जो पहली नजर में ही किसी को भी भा जाए। पर इसे खरीदने की हैसियत सबकी नहीं थी, क्योंकि इसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए थी। इसमें यूज किए गए डायमंड्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, और साड़ी की डिटेलिंग भी काफी ज्यादा यूनिक और क्लासी लग रही थी। आदित्य को ये पहली नजर में ही पसंद आ गई। मॉल का मैनेजर आदित्य के पीछे पीछे ही चला आ रहा था। आदित्य के ऑर्डर पर उसने वो साड़ी पैक करवा दी। वंश को भी कृतिका का ख्याल आया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि घर पहुंचकर उसे कितनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उसे भी कृतिका के लिए एक साड़ी पसंद आ गई। आदित्य ने अपनी बेबी प्रिंसेस के लिए एक प्यारी सी इंपोर्टेड डॉल ली और दीक्षा के लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट का डब्बा। शॉपिंग के बाद आदित्य और वंश मल्होत्रा पैलेस के लिए निकल गए। दीक्षा, कृतिका और नन्ही आर्या तीनों गार्डन में टहल रहे थे। नन्ही आर्या अपनी मासी की गोद में थी। वहां के सुंदर सुंदर फूलों और गार्डन में मंडराती तितलियों को देखकर नन्ही आर्या का बालमन भी मचलने लगा था। वह अपनी मासी की गोद से ही अपना हाथ बाकर उन तितलियों को पकड़ने की कोशिश करती है। नन्ही आर्या की इन कोशिशों को देखकर दीक्षा और कृतिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है।
वह अब 4 महीने की हो गई थी। उसके नन्हे नन्हे रुई से मुलायम हाथ अब थोड़े स्ट्रोंग हो गए थे। कृतिका उसे एक फूल के पौधे की तरफ झुका देती है तो वह एक फूल तोड़ लेती है और बड़े ध्यान से देखते हुए उसे अपने मुंह में डालने ही वाली होती है कि दीक्षा जल्दी से बेबी के पास आकर उसके हाथों से उस फ्लावर को छीनते हुए बोली, नो बेबी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह उस फूल को दूर फेंक देती है। दीक्षा के ऐसा करने से नन्ही आर्या अपने निचले होंठ को बाहर निकालकर आंसू बहाने लगी। दीक्षा तो अपनी नन्ही परी को देखती ही रह गई। वहीं कृतिका उसे चुप कराते हुए प्यार से बच्चों के अंदाज में बोली, क्या हो गया मेरी बेबी को? उद्धरण चिन्ह। नन्ही आर्या आंसू बहाते हुए दीक्षा की तरफ अपनी नन्ही नन्ही उंगलियां पॉइंट कर देती है जैसे कह रही हो, माची मम्मा ने मेरे फ्लावर को फेंक दिया। कृतिका नन्ही आर्या को चुप कराते हुए बोली, चुप हो जाओ बच्चा। देखो मासी कैसे अभी मम्मा की क्लास लगाती है। हम अपनी मासी की बातें सुनकर नन्ही आर्या अपनी टिमटिमाती आंखों से अपनी मासी की तरफ देखने लगी, जैसे कि वह कृतिका की बातें समझ गई हो। कृतिका दीक्षा को झूठ मूठ का डांट लगाती है, जिससे रोती हुई आर्या के मासूम से चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। दीक्षा अपनी नन्ही सी बेटी की इस नौटंकी को देखती ही रह जाती है। वहीं दीक्षा का ये रिएक्शन देखकर कृतिका के चेहरे पर हंसी आ जाती है। दीक्षा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी नन्ही परी की तरफ देखते हुए कृतिका से बोली, दी आप देख रही है ना, अभी सिर्फ 4 महीने की और इसकी नौटंकी। दीक्षा की बातें सुनकर कृतिका की हंसी छूट जाती है। वह नन्ही आर्या के गालों को आहिस्ते से चूमते हुए बोली, आखिर बेटी किसकी है? प्रिंसेस तुम भी तो बचपन में बिल्कुल हमारी नन्ही आर्या की तरह ही तो थी। उद्धरण चिन्ह। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मल्होत्रा पैलेस में एक ब्लैक कलर की पोश कार एंटर होती है। कार की आवाज सुनते ही कृतिका समझ गई कि जरूर ये वंशी होंगे। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसका एक हाथ अपने पेट पर चला गया। कार की आवाज सुनकर नन्ही आर्या भी समझ गई कि उसके डैडी आ चुके हैं। वह कार पार्किंग की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करती है। तीनों उस तरफ जाने लगे। कार में से आदित्य और वंश दोनों बाहर आए। अपने डैडी को देखकर नन्ही आर्या के चेहरे की स्माइल काफी ज्यादा बढ़ गई। वह आदित्य की तरफ अपने दोनों हाथ हवा में कर देती है। आदित्य जल्दी से अपनी नन्ही परी को अपनी गोद में लेकर उसके गालों पर 2-3 बार किस कर देता है, जिससे वह गिगलिंग करने लगी थी। ऐसा करते हुए वह बेहद क्यूट लग रही थी। वहीं वंश को देखकर कृतिका के चेहरे की स्माइल और गहरी हो चुकी थी। वे अंदर की तरफ चले गए। कृतिका और वंश भी अपने कमरे में आ गए। कृतिका आज इस मोमेंट को वंश के साथ जीने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वंश कृतिका को उसका गिफ्ट देने ही वाला था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। यह आदित्य का कॉल था। वंश ने जल्दी से कॉल पिक किया तो सामने से आदित्य बोला, वंश तुम्हें आज रात को ही सिंगापुर के लिए निकलना होगा। वंश यस बॉस कहता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वंश वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह शॉवर लेकर वापस आता है। इस वक्त वह सिंपल लोअर टी शर्ट में था। वह अपने बालों को सुखाकर सोफे पर बैठ जाता है। कृतिका भी अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए वंश के पास आती है। कृतिका को देखकर वंश बोला, अच्छा हुआ वाइफी तुम यहाँ आ गई, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कृतिका वंश के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भी आपको कुछ बताना है। उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है बताओ फिर। कृतिका बोली, नहीं पहले आपने शुरू किया था इसलिए पहले आप ही बताएंगे। कृतिका के कहने पर वंश मान जाता है। वंश जानता था कि कृतिका उसके जाने की बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, वो भी 1 महीने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वंश कृतिका के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सिंगापुर जाना पड़ेगा फॉर 1 मंथ। कृतिका ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे की सारी स्माइल और एक्साइटमेंट एक ही पल में गायब ही हो गई। वंश कृतिका के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, वाइफी आई नो कि तुम्हें ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर जान मेरा वहाँ जाना बेहद जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरी फ्लाइट आज रात की है इसलिए मुझे आज रात को ही सिंगापुर के लिए निकलना होगा। वंश ने जैसे ही ये कहा कृतिका को ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर भोंक दिया हो। उसे लगा नहीं था कि वंश ऐसा कुछ कहने वाले हैं। कृतिका को यूं शांत देखकर वंश बोला, वाइफी क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना? कृतिका भी बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। वंश उसे रोकते हुए बोला, वाइफी तुम भी कुछ कहना चाहती थी? कृतिका मुझे मन से बोली, कुछ खास नहीं था, मैं आपका सामान पैक करने में हेल्प कर देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह वंश की तरफ देखे बिना ही वहां से जाने लगी। वंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लिया। कृतिका सवालिया नजरों से वंश की तरफ देखने लगी। वह कृतिका को एक शॉपिंग बैग देते हुए बोला, वाइफी ये तुम्हारे लिए है। कृतिका का दिल तो वंश के सिंगापुर जाने के न्यूज को सुनकर ही टूट चुका था। अब उसे ना ही कुछ कहना था और ना ही कुछ सुनना। कृतिका वंश के हाथों से वो शॉपिंग बैग ले लेती है और उसे साइड में रख देती है। वह वंश के लिए लगेज निकालकर उसकी पैकिंग में करने लगी। वंश भी जाने के लिए रेडी होने लगा। आदित्य शॉवर लेने के बाद सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। अपने गीले बालों को पोंछने के बाद वह दीक्षा की तरफ एक पैकेट बढ़ा देता है। दीक्षा आदित्य की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी और बोली, ये क्या है आदि? आदित्य दीक्षा के चांद से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम खुद ही देख लो। दीक्षा जब शॉपिंग बैग पर हाथ डालती है तो उसे खूबसूरत सी साड़ी मिलती है। ये देखकर दीक्षा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो साड़ी दिखने में सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। दीक्षा एक फैशन डिजाइनर थी, उसे फैशन और स्टाइलिंग के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी। उसका ध्यान साड़ी के एक्सक्लूसिव डिजाइन पर चली गई। वह एक डिटेलिंग को देखकर समझ सकती थी कि यह साड़ी कितनी एक्सपेंसिव होगी। तभी दीक्षा का ध्यान प्राइस टैग पर चला गया। उसकी हैरानी में आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। दीक्षा को इस तरह से रिएक्ट करता देख आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, क्या तुम्हें ये साड़ी पसंद नहीं आई? दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, ये साड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर आदि आपको इतनी महंगी साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? इतने में तो हम पूरी शॉप खरीद सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी तो क्या पूरी मॉल भी खरीद सकता हूँ। ये बोलते हुए दीक्षा की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। दीक्षा उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। वह जानती थी कि आदित्य ऐसा कर सकता था। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस साड़ी से ही बहुत खुश हूँ। दीक्षा का ये रिएक्शन देखकर आदित्य खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। कुछ सोचकर दीक्षा बोली, पर आदि आप तो जानते हैं ना कि मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने की आदत नहीं है, अगर गलती से मुझसे इस साड़ी के डायमंड खो गए तो? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपनी उलझने शेयर करते हुए बोली तो आदित्य उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तो हम दूसरी ले लेंगे। आदित्य ने बड़ी आसानी से कह दी। दीक्षा मन ही मन बोली, हाँ मैंने आखिर पैसों से क्या फर्क पड़ने वाला है, जो इंसान मेरे लिए विला खरीद सकता है उसे 2.5 करोड़ की साड़ी खरीदने में क्या प्रॉब्लम होगी? दीक्षा अब तुझे ऐसी महंगी चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा को खुद में ही खोया देख आदित्य उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोला, खुद से बातें करना हो गया हो तो जाओ और जाकर इसे पहन कर आओ। आई वांट टू सी यू इन दिस। पर दीक्षा की निगाहें तो दूसरे गिफ्ट पैक पर थी। वह आदित्य की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, आदि उस बॉक्स में क्या है?
क्या वो भी मेरे लिए ही है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य कुछ सोच ही रहा था कि दीक्षा अपने सिर पर मारते हुए बोली, मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर अकेली हूँ तो ये मेरे लिए ही तो होगा ना। ये बोलकर वह आदित्य के बोलने से पहले ही उस गिफ्ट रैपर को हटा देती है। अपनी फेवरेट चॉकलेट का बॉक्स देखकर दीक्षा की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसका तो यही मन कर रहा था कि अभी के अभी सारी चॉकलेट्स खा जाए, पर फिलहाल तो वह आदित्य के सामने ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। वह जल्दी से एक चॉकलेट निकाल कर खा लेती है। आदित्य उसे छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, चॉकलेट का पूरा बॉक्स मिला है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात छोटे बच्चे की तरह चॉकलेट्स खाती रहो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की डांट सुनकर दीक्षा का मुंह बन गया। वह मुंह बनाए हुए ही चॉकलेट की एक बाइट लेकर बोली, मैं कहाँ ज्यादा चॉकलेट खाती हूँ। दीक्षा की बातें सुनकर आदित्य अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरता है और कहता है, मुझे सब पता होता है वाइफी, तुम कब क्या करती है और क्या नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा मन ही मन बोली, इतना भी इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड नहीं होना था। वो बेड पर बैठकर चॉकलेट खा ही रही होती है कि तभी उसे अपने हाथों पर नन्हे नन्हे हाथों का स्पर्श महसूस होता है। दीक्षा उस तरफ अपनी नजरें रखती है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ये दीक्षा की नन्ही परी बेबी आर्या थी, जो अपनी मम्मा को चॉकलेट खाते हुए बड़े ध्यान से देख रही थी। अपनी नन्ही सी परी को अपनी तरफ यूं क्यूरियस होकर देखता देख दीक्षा के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि आप देख रहे हैं ना। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी लिटिल प्रिंसेस की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए बोला, हमारी नन्ही परी बिल्कुल अपनी मम्मा पर गई है। ये बोलकर वह नन्ही आर्या को अपनी गोद में उठा लेता है। बेबी बड़े ही ध्यान से एक नजर अपने डैडी को देखती है, फिर अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है, जैसे कि उसे भी चॉकलेट चाहिए हो। वह एकदम से दीक्षा के खुले बालों में से कुछ बाल को अपने हाथों की नन्ही नन्ही पकड़ में ले लेती है। दीक्षा के बालों को जोर से खींचने लगी जैसे कि उसे भी चॉकलेट चाहिए हो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य जल्दी से झुककर नन्ही आर्या के हाथों को छुड़ाता है। वह अपनी नन्ही सी बेबी की तरफ देखते हुए बोला, गलत बात बेटा, मम्मा को परेशान नहीं करते हम। ये बोलकर वह उसके मुलायम गालों पर प्यार से किस कर देता है। फिर वह मॉल से लाई हुई एक प्यारी सी इंपोर्टेड डॉल अपनी बच्ची के सामने कर देता है। नन्ही आर्या जल्दी से डॉल की तरफ सरकते हुए उसे आहिस्ते से हक कर लेती है। अपनी बच्ची को इस तरह देखकर आदित्य और दीक्षा दोनों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। आदित्य समझ चुका था कि उसकी नन्ही सी परी को डैडी की सिलेक्ट की हुई डॉल पसंद आ गई है। वह उसे अभी भी हक किए हुए थी। दीक्षा बिस्तर को ठीक करने के बाद अपनी नन्ही परी को उसकी डॉल के साथ ही अपनी गोद में ले लेती है, क्योंकि बेबी का फीडिंग टाइम भी हो रहा था। अगर ज्यादा देर की तो बेबी भूखे पेट ही सो सकती थी, जो कि एक मॉम डैड नहीं चाहेंगे। दीक्षा बेबी को अपनी गोद में लेकर इत्मीनान से उसे फीड करा देती है। नन्ही आर्या फीड करते करते ही अपनी मम्मा के सीने से चिपक कर सो चुकी थी। फीडिंग के दौरान दीक्षा उसके सिर पर प्यार से हाथ भी फेर रही थी। उस सुकून भरे एहसास में नन्ही आर्या की आंखें भी अपने आप बंद हो गईं। आदित्य भी उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए उसके सिर पर आहिस्ते से किस कर लेता है। वह बेबी को उसकी मम्मा की गोद से लेकर बैग के बीचों बीच आराम से सुला देता है और उसके सॉफ्ट बेबी ब्लैंकेट से उसे कवर कर देता है। वहीं आदित्य दीक्षा की तरफ एक नजर देखते हुए बोला, वाइफी, मैंने तुमसे कुछ कहा था। दीक्षा कुछ सोचते हुए बोली, आदि प्लीज ना, आज मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं आपको इसे कल पहन कर दिखा दूंगी। आदित्य को दीक्षा थकी थकी सी लग रही थी, इसलिए वह उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता। वहीं वंश और कृतिका के रूम में कृतिका बहुत ही भारी मन से और दुखी होकर वंश के लिए पैकिंग कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान वंश उसे छोड़कर जाए, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। एक तो वह आज तक वंश से दूर बिल्कुल भी नहीं रही थी, और अब जब वह उससे दूर जा रहा था तो वक्त भी काफी ज्यादा लंबा था। कृतिका चाहकर भी वंश के साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात वह प्रेग्नेंट थी। ऐसे में वह अपने बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कृतिका अंदर से बहुत ज्यादा दुखी थी, बस किसी तरह अपने आंसू रोके हुए थी। थोड़ी ही देर में उसने बुझे मन से ही सही पर वंश की सारी पैकिंग कर दी। उसने उसकी जरूरत का लगभग हर एक सामान पैक कर दिया था। जाने से पहले वंश एक नजर कृतिका की तरफ देखता है। वह जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देख रही थी। वंश ने उसे जोर से हक कर लिया। थोड़ी देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे को हक किए हुए थे। वंश के फ्लाइट का टाइम बस होने ही वाला था, इसलिए उसे वहां से जल्दी निकलना था। वंश ने अपनी लगेज एक कार में रखवा दी, फिर वह एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। उसके जाने के बाद कृतिका के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसकी आंखों से उसी वक्त आंसू की 2-3 बूंदें गिर गईं। कृतिका जल्दी से अपने कमरे में आ गई। दरवाजा बंद करके वह सीधे बेड पर पेट के बल लेट गई और रोने लगी। कृतिका को आज अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। उसे अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज मिली थी, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि वह इतनी बड़ी खुशखबरी वंश को ही सुना नहीं पाई। कृतिका की आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। थोड़ी ही देर में वह रोते रोते ही सो गई। रात के करीब 12 बजे कृतिका की नींद खुली। उसने अपनी हालत देखी, खुद को ठीक किया और बेड पर अच्छे से लेट गई। कृतिका की आंखों में आज नींद कोसों दूर थी। वह किसी तरह करवट लेकर सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। मेघ का लाया खाना भी टेबल पर वैसे के वैसे रखा हुआ था। कृतिका ने उस तरफ एक नजर उठाकर देखा भी नहीं। इस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे। कृतिका को कमरे में एक अजीब सी घुटन हो रही थी, इसलिए वह बालकनी में आ गई। कुछ देर वहां पर टहलने के बावजूद भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह अपने कमरे से निकलकर बाहर गार्डन में आ गई और वहीं पर बने एक बेंच पर बैठ गई। बाहर का टेम्परेचर ठंडा था, पर बहुत ज्यादा नहीं। कृतिका को वहां पर राहत महसूस हो रही थी। अचानक से कृतिका के हाथ उसके पेट पर चले जाते हैं और वह अपने बच्चे को महसूस भी करने लगती है। फिर कुछ सोचकर वह मायूसी में बोली, बेबी डैडी को तो आपकी और मम्मा की फिक्र ही नहीं है, वरना वो हमें यूं छोड़कर नहीं जाते। बाहर का वातावरण अब वक्त के साथ और ठंडा होने लगा था। कृतिका अपने दोनों हाथों से साइड में रब करने लगी। तभी अचानक उसे अपने ऊपर कुछ महसूस हुआ। उसने चौंकते हुए एक नजर साइड में देखा तो यह वंश था, जो अपनी ब्लेजर उतार कर उसे पहना रहा था। कृतिका को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे तो वंश का वहां पर होना किसी सपने की तरह था। वह वंश से नजरें फेरते हुए बोली, कृतिका, अब तो तुम्हें जागते जागते ही वंश के सपने आ रहे हैं। पता नहीं ये 1 महीने उनके बिना कैसे कटेंगे। ये बोलकर वह सामने की तरफ देखने लगी। वंश कृतिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वाइफ, ये सपना नहीं सच है। इट्स मी कृतिका। वंश की आवाज सुनकर कृतिका अपने साइड में देखती है, तब जाकर उसे यकीन होता है कि ये उसका कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वंश सच में वहां पर मौजूद था। वंश को वहां पर देखकर कृतिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से उसके सीने से लग जाती है। वंश भी उसे बड़ी हिफाजत से थाम लेता है। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। वंश के बाहों की गर्माहट कृतिका को उस ठंड में एक राहत पहुंचा रही थी। थोड़ी देर बाद वह वंश के सीने से एक होकर कृतिका अपनी टिमटिमाती आंसू से वंश की तरफ देखने लगी और बोली, आप तो सिंगापुर जाने वाले थे ना। उद्धरण चिन्ह। बाहर के ठंडे मौसम को देखकर वंश कृतिका को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ लेकर जाते हुए बोला, सबसे पहले तुम अंदर चलो।
बाहर ज्यादा ठंड है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कृतिका कुछ नहीं कहती, वह वंश की गर्दन में अपनी दोनों बाहें डाल देती है और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लेती है। कमरे में आकर वंश उसे बेड पर आहिस्ते से बिठा देता है। कृतिका वंश की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, अब बताए, आप तो सिंगापुर के लिए निकल चुके थे ना? वंश कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, हम जाने वाला तो था पर गया नहीं। उद्धरण चिन्ह। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, आपने कहा था कि ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी के लिए बेहद इंपोर्टेंट है। वंश कुछ सोचकर कृतिका की तरफ देखने लगा। फ्लैशबैक, वंश सिंगापुर के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। उसका मन तो नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे बार बार कृतिका का मुरझाया हुआ चेहरा उसकी जान में आ रहा था। भले ही उसने डायरेक्टली उसे कुछ न कही ऊपर वंश जानता था कि कृतिका अंदर ही अंदर कितनी दुखी है, पर ये जानने के बावजूद वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे सिंगापुर के लिए निकलना ही था। कृतिका के बारे में सोचते हुए वह एयरपोर्ट पहुंच चुका था। वह प्लेन की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे आदित्य का कॉल आ गया। उसने कॉल पिक किया। कॉल पर आदित्य और दीक्षा दोनों थे। आदित्य अपनी कोल्ड टोन में बोला, वंश वापस आ जाओ, तुम्हें सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वंश ने जैसे ही ये सुना वह पूरी तरह से चौंक गया। पहली बार में तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसका बॉस ये क्या कह रहा है, क्योंकि आदित्य ने ही उसे कहा था कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। वंश ने अपने सवाल जाहिर कर ही दिए। वह बोला, पर बॉस ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी कोल्ड टोन में बोला, आई नो, मैं उसके लिए किसी और को भेज दूंगा, पर तुम्हें पहले से वापस आना होगा। तुम पर इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट जिम्मेदारी आने वाली है। आदित्य की गोल गोल बातें वंश की समझ से तो परे थी। उसे यूं चुप देखकर दीक्षा बोली, जीजू आप जल्दी से पहले से वापस आ जाइए, आपको दी से पता चल जाएगा कि आदि किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वंश ने हामी भरी और मल्होत्रा पैलेस के लिए निकल गया। वह रास्ते भर यही सोचता आ रहा था कि वो कौन सी जिम्मेदारी हो सकती है। यही सोचते सोचते वह मल्होत्रा हाउस पहुंच गया। जब वह अंदर जाने के लिए हुआ तो उसे गार्डन में कृतिका नजर आई। फ्लैशबैक एंड पूरी बात बताने के बाद वंश कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, बताओ वाइफी, बॉस और दीक्षा मेरी किस जिम्मेदारी की बात कर रहे थे? वंश सवालिया नजरों से कृतिका की तरफ देखने लगा। कृतिका पहले तो वंश के चेहरे को एक नजर देखती है, फिर बैग से उठकर कबर्ड की तरफ जाकर कुछ पेपर्स निकालती है। वंश को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। कृतिका उन पेपर्स को लाकर वंश को दे देती है। वंश पहले तो सवालिया नजरों से कृतिका की तरफ देखता है, फिर उन पेपर्स को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह उन्हें पढ़ता जा रहा था उसकी आंखें हैरानी और खुशी से चौड़ी होती जा रही थी। दरअसल ये कृतिका का प्रेगनेंसी रिपोर्ट था। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद वंश उन पेपर्स को साइड में रखता है और कृतिका की तरफ बढ़कर उसे टाइटली हग कर लेता है। उसके इस हग से ही कृतिका वंश की खुशी महसूस कर पा रही थी। कृतिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वह वंश की पीठ पर हाथ रख लेती है। वंश काफी देर तक यूं ही कृतिका को अपनी बाहों में समेट कर रखता है और उसके सिर पर 4-5 बार किस कर देता है। थोड़ी देर बाद वंश उससे अलग होता है। वह कृतिका की तरफ एक नजर देखते हुए धीरे से उसके पेट की तरफ झुकता है और उसे आहिस्ते से किस कर लेता है। इस सुकून में कृतिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके हाथ वंश के सिर पर चले जाते हैं। वंश कृतिका के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी तुमने मुझसे इतनी बड़ी गुड न्यूज छिपाकर क्यों रखा था? वंश की इस बात पर कृतिका नाराजगी से बोली, मैं तो आपको बताना चाहती थी और बताने के लिए आपके पास आई भी थी, पर आपको अपने इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में सिंगापुर जाना था और मैं ये नहीं चाहती थी कि हमारा बेबी अपने डैडी के करियर में रुकावट बने। साथ ही मुझे आपके सिंगापुर जाने वाली बात सुनकर बहुत तकलीफ भी हुई थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते बोलते कृतिका की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि ये उसे ही पता था जब वंश सिंगापुर जाने वाला था तब उसने कैसा महसूस किया था। वंश कृतिका के आंसू पोंछकर उसके माथे पर होंठ रखकर उसे आहिस्ते से चूम लेता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी वाइफी। कृतिका वंश के होठों पर अपनी हथेली रखते हुए बोली, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर वंश की आंखों की तरफ एकटक देखते हुए बोली, वंश आप खुश तो है ना? उसके इस सवाल पर वंश कृतिका के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पता है आज मैं खुद को दुनिया का सबसे लकी आदमी महसूस कर रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है। उद्धरण चिन्ह। वंश के ऐसा कहने पर कृतिका उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, और पहली कौन सी है? कृतिका की शक भरी निगाहों को महसूस करके वंश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह कृतिका के नाक को पींच करते हुए बोला, पहली तुमसे शादी है वाइफी। अगर तुम ही मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो मुझे ये दूसरी खुशखबरी सुनने को कहाँ मिलती? उद्धरण चिन्ह। वंश का जवाब सुनकर कृतिका के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। वह बेड से उठकर आहिस्ते से वंश की गोद में बैठ जाती है। वंश कृतिका की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेता है। कृतिका वंश के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, अब आपको मेरा और ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, अब मैं अकेली नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह अपने पेट पर हाथ रख लेती है। वंश कृतिका के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर उसे प्यार से देखते हुए बोला, अब मैं तुम्हें अपनी निगाहों से एक पल भी दूर होने नहीं दूंगा वाइफी। इस दिन के लिए मैंने बहुत ख्वाब देखे थे। जब भी नन्ही आर्या को मैं बॉस की गोदी में देखता था मुझे भी बहुत इच्छा होती थी अपने बच्चे को अपनी गोद में लेने का, पर अब मेरा सपना भी पूरा होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। वंश की आंखों में बाप बनने की खुशी साफ साफ झलक रही थी। वह कृतिका के हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे प्यार से चूमते हुए बोला, थैंक यू वाइफी, मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए शरारत में बोली, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब आपको अपना वक्त मुझे और हमारे बेबी को भी देना होगा, हमारे नखरे भी उठाने पड़ेंगे। और उद्धरण चिन्ह। कृतिका आगे भी कुछ कहने वाली थी पर वंश ने आहिस्ते से उसके होठों में अपने होंठ रखकर उसे चूम लेता है। वंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे आपकी सारी फरमाइशें मंजूर है। हम। कृतिका वंश के सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है, फिर धीरे से उसके सीने पर उंगली चलाते हुए बोली, वंश। उद्धरण चिन्ह। वंश जो कि कृतिका के बालों पर उंगली चलाते हुए बोला, हम। कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, बेबी को अपने डैडी के हाथों का स्पाइसी नूडल्स खाना है। कृतिका की फरमाइश सुनकर वंश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह वैसे ही उसकी तरफ देखते हुए बोला, सीरियसली वाइफी, मुझे नहीं लगता बेबी को अभी स्पाइसी नूडल्स के बारे में पता भी होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेबी की आड़ में मम्मा को ये खाना है? उद्धरण चिन्ह। कृतिका इधर उधर नजरें घुमाने लगी। वह वंश से बोली, आपको तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं है क्या? अभी थोड़ी देर पहले आपने ये नहीं कहा था कि आप हमारी सारी फरमाइशें पूरी करेंगे? कृतिका अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से वंश को घूरने लगी। वंश कृतिका के गालों को पींच करते हुए बोला, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं बना रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपनी जिद पूरी होते देख कृतिका का चेहरा खिल उठा। उसे लगा नहीं था इतनी रात को वंश स्पाइसी नूडल्स बनाने के लिए रेडी होगा, पर वंश आज बहुत खुश था, इसलिए वह अपनी वाइफी को मना नहीं करना चाहता था। वंश का ध्यान कॉफी टेबल पर पड़ी हुई शॉपिंग बैग पर जाती है। उसे याद आता है कि यह तो वही साड़ी है जिसे वह मॉल से कृतिका के लिए खरीद कर लाया था।
वंश शॉपिंग बैग को अपने हाथों में लेकर कृतिका की तरफ देखकर बोला, वाइफी क्या तुम्हें मेरा ये गिफ्ट पसंद नहीं आया? कृतिका वंश की तरफ देखते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं आपसे नाराज थी, इसलिए इसकी तरफ देखा ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। कृतिका के ऐसा कहने पर वंश उसे टीज करते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, इसे मैं किसी और को दे देता हूँ। वंश का ये कहना था कि कृतिका उसकी तरफ घूर कर देखती है। वह वंश के सामने खड़ी होकर शॉपिंग बैग छीन लेती है और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, किसको देने की बात कर रहे हैं आप? हम। उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटते हुए बोला, वाइफी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जेलेसी हो रही है? वंश के टीज करने पर कृतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, जले मेरे दुश्मन, मुझे किसी से जलन नहीं हो रही। कृतिका ने खुद को छिपाने की कोशिश करते हुए कही, पर उसके चेहरे पर जेलेसी साफ साफ नजर आ रही थी। वंश कृतिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम इसे पहनकर रेडी हो जाओ। आई वांना सी यू इन दिस। फिर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट स्पाइसी नूडल्स बनाऊंगा, ओके? कृतिका ज्यादा नखरे ना करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। वंश वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चला गया। कृतिका क्लोजेट रूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वंश शॉवर लेकर बाहर आया। वह इस वक्त सिंपल लोवर टी शर्ट में था। अपने बालों को टोवेल से पोंछते हुए वह ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। तब तक कृतिका भी क्लोजेट रूम से बाहर आ जाती है। वंश आईने में कृतिका का अक्ष देखता है और पीछे पलट जाता है। कृतिका इस वक्त डार्क ग्रीन कलर की एक बेहद खूबसूरत साड़ी में थी। बालों का बन बनाया हुआ था, चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं था, फिर भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वंश को अपनी तरफ यूं देखता देख कृतिका उसके पास गई और एक नजर खुद को देखते हुए बोली, क्या हुआ? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? वंश की निगाहें तो अभी भी कृतिका पर से हट नहीं रही थी। वह उसके करीब आकर कृतिका के बालों की लतों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके कान पर अपने होंठ से टच करते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये बोलकर वह उसके ईयर पर बाइट कर देता है और किचन की तरफ चला जाता है। वंश की इस हरकत से कृतिका के गाल गुलाबी हो जाते हैं। वह स्माइल करते हुए वंश के पीछे पीछे जाने लगी। किचन पहुंचकर कृतिका वंश की तेज निगाहों से बचकर चुपके से एक चॉकलेट का पैकेट फ्रीज से निकाल लेती है। वंश एप्रॉन पहनकर नूडल्स में डालने के लिए वेजिटेबल्स चॉप करने लगा। कृतिका किचन काउंटर के पास खड़ी होकर वंश को ही देख रही थी। कुछ सोचकर वंश वेजिटेबल्स को छोड़कर कृतिका के पास आता है और उसे कमर से उठाकर काउंटर पर बिठा देता है। फिर वापस से वेजिटेबल्स चॉप करने लगा। कृतिका वंश की निगाहों से बचकर चॉकलेट की छोटी छोटी बाइट लेने लगी। जब भी वह सिर उठाकर कृतिका की तरफ देखता, वह अपना मुंह बंद कर लेती थी। वंश वापस से अपने काम में लग जाता, पर कृतिका किसी छोटे बच्चे की तरह चॉकलेट खा रही थी, जिससे उसके होठों के चारों तरफ चॉकलेट्स लग चुके थे। वंश अपनी वाइफी की इस हरकत पर मन ही मन स्माइल कर रहा था। कृतिका को लग रहा था कि वंश को उसकी इस हरकत के बारे में कुछ पता नहीं है, पर असल में उसकी कृतिका की सारी हरकतों पर नजर थी। थोड़ी ही देर में किचन में से वंश की बनाई स्पाइसी नूडल्स की खुशबू पूरे किचन में फैल गई। वंश अपने एप्रॉन निकालकर कृतिका की तरफ बढ़ जाता है, जो बड़ी ही मासूमियत से किसी छोटे बच्चे की तरह चॉकलेट खा रही थी। जैसे ही उसने वंश को अपने सामने देखा, वह तुरंत चॉकलेट का पैकेट अपने पीछे छिपा लेती है और अपने मोती जैसे दांत दिखा देती है। वंश कृतिका की इस शैतानी पर उसके गालों को पींच करते हुए बोला, चॉकलेट की फरमाइश भी बेबी ने ही की होगी, है ना? कृतिका बिना वक्त गवाए हाँ में सिर हिला देती है। वंश को अपनी बीवी की क्यूटनेस पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उसके करीब जाते हुए बोला, मुझे भी टेस्ट करना है। हालांकि वंश के ऐसा कहने पर कृतिका को डाउट तो हुआ था, क्योंकि वंश जनरली ऐसी चीजें नहीं खाता था जिनमें एडेड शुगर्स हों। फिर भी कृतिका चॉकलेट का पैकेट वंश की तरफ बढ़ा देती है। वंश उसे साइड करते हुए बोला, ऐसे नहीं वाइफी। कृतिका सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वंश ऐसे चॉकलेट नहीं खाएगा तो और कैसे खाएगा। कृतिका अपने होठों का पाउट बनाकर ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वंश उसके करीब आकर कृतिका के होठों पर लगी चॉकलेट को लिक करने लगा। फिर कृतिका से अलग करते हुए बोला, हम इट्स रियली वेरी टेस्टी। कृतिका के गाल एक बार फिर से गुलाबी होने लगे। अपने हाथों के बने स्पाइसी नूडल्स को लेकर वंश कृतिका के साथ अपने कमरे में चला आया। उसने कृतिका के लिए नूडल्स सर्व किए और उसे सोफे पर आराम से बिठा दिया। कृतिका की तो नूडल्स की खुशबू सुनकर ही भूख बढ़ चुकी थी। उसने जब पहली बाइट ली, वह खुद को वंश की तारीफ करने से रोक नहीं पाई। कृतिका जब दूसरी बाइट लेती है, वंश खुद भी नूडल्स के दूसरे छोर को अपने दांतों की गिरफ्त में ले लेता है। वह आहिस्ते आहिस्ते नूडल्स खाने लगा। थोड़ी देर बाद वह खत्म होता नजर आया। कृतिका के होंठ एकदम से वंश के होठों को छू गए। वह पीछे हटना चाहती थी, पर वंश तो उसे जी भरकर चूमना चाहता था। कृतिका उसे किस करते हुए जैसे तैसे अपने होंठ वंश से चुराने में कामयाब हो जाती है। धीरे धीरे वो भी वंश का साथ निभाने लगी। कृतिका का साथ पाकर वंश और वाइल्ड हो गया। वह काफी शिद्दत से उसके होठों को चूम रहा था। उसकी ये सॉफ्ट किस कब एक डीप किस में तब्दील हो गई, दोनों को पता ही नहीं चला। वंश काफी देर तक कृतिका के होठों को चखता रहा। जब उसे उसकी सांसें उखड़ती हुई महसूस हुई, तब जाकर वंश ने उसे रिलीज कर दिया। कृतिका अपने सीने में हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इससे पहले कि वंश फिर से शुरू हो जाता, वह जल्दी से उसे दूर क्लोजेट रूम की तरफ चली जाती है। उसकी इस हरकत पर वंश स्माइल करता है। 5 मिनट के अंदर ही कृतिका क्लोजेट रूम से झांकने लगी। उसकी निगाहों को महसूस करके वंश बोला, क्या तुम्हें मेरे हेल्प की जरूरत है? कृतिका हाँ में अपनी पलकें झपका देती है। वंश क्लोजेट रूम में आता है और कृतिका को अपनी साड़ी चेंज करने में मदद करता है। थोड़ी देर बाद दोनों बेड पर आ जाते हैं। कृतिका पहले से ही बेड पर लेटी हुई थी। वंश भी उसके बराबर में लेट जाता है। कृतिका अपनी टिमटिमाती आंखों से वंश की तरफ ही देख रही थी। वंश उसे अपने करीब आने का इशारा करता है। कृतिका जल्दी से वंश के करीब जाती है। वह उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। कृतिका और वंश के लिए आज का दिन उनकी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन था। अगली सुबह वंश की आंखें कृतिका से पहले खुली। आंखें खुलते ही उसकी निगाहें खुद से चिपक कर सो रही कृतिका पर पड़ती है। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक सुकून था। इस मेसी लुक में भी कृतिका बहुत सुंदर लग रही थी। वंश आहिस्ते से उसके बालों को उसके कान के पीछे कर देता है। फिर उसके गुलाबी होठों को आहिस्ते से चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। उद्धरण चिन्ह। फिर नीचे झुककर कृतिका के पेट को चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेटा। कृतिका को ब्लैंकेट से ठीक से कवर करते हुए वंश बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह जिम की तरफ जाता है। लगभग 1 घंटे बाद जब वह जिम से वापस आता है तो पाता है कि कृतिका अभी भी आराम से सो रही थी। वह बेड पर जाकर कृतिका के गालों पर थपकी देते हुए बोला, उठो वाइफी। कृतिका नींद में कुनकुनाते हुए बोली, वंश सोने दो ना। उद्धरण चिन्ह। वंश उसे जगाना जारी रखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। अगर तुम ऐसे ही देर तक सोती रही तो हमारा बेबी भी तुम्हारी तरह आलसी हो जाएगा वाइफी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। वंश के मुंह से खुद के लिए आलसी शब्द सुनकर कृतिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह वंश को घूरते हुए बोली, अच्छा तो हम आपको आलसी नजर आते हैं, हम। उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका को उठाकर बेड पर बिठा देता है और कहता है, तुम बात को बदलने की कोशिश कर रही हो जान।
पर अब से कोई होशियारी नहीं, तुम्हें और बेबी दोनों को सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइजेस भी करने होंगे। कृतिका पहले तो मुंह बनाती है, पर उसे पता था कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए योगा और एक्सरसाइजेस कितने फायदेमंद हो सकते हैं। ये सिर्फ मम्मा के लिए ही नहीं बल्कि बच्चे को भी इंटरनली हेल्प करते हैं। कृतिका वॉशरूम जाने के लिए बेड से उठने लगी। इससे पहले ही वंश उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ लेकर जाता है। कृतिका को वॉशरूम में उतारते हुए बोला, फ्रेश हो जाओ। कृतिका हाँ में सिर हिला देती है। डाइनिंग एरिया में इस वक्त लगभग सारे लोग मौजूद थे, सिवाय वरुण जी को छोड़कर। सभी कृतिका और वंश को मॉम डैड बनने की खुशी पर बधाई दे रहे थे। नित्या इस वक्त बेबी आर्या को अपनी गोद में लिए हुए थी। दीक्षा वंश की तरफ देखते हुए बोली, कांग्रेचुलेशंस जीजू। उद्धरण चिन्ह। वंश अपने चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल लेकर दीक्षा को थैंक यू कहता है। वहीं आदित्य भी कृतिका और वंश को पेरेंट्स बनने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। शीतल जी अपने चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल लिए बोली, कृतिका, वंश बेटा, हम आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं। हम यही आशा करते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल आप दोनों की तरह ही स्वस्थ और सुंदर हो। उसमें आप दोनों से संस्कार आए। उद्धरण चिन्ह। दोनों शीतल जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने वाले होते हैं, पर शीतल जी कृतिका को ऐसा करने से रोक देती हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, नहीं बेटा, आपको पैर छूने की जरूरत नहीं है। अब से आपको अपना ख्याल पहले से भी ज्यादा रखना पड़ेगा। ध्यान रहे, अब आप अकेली नहीं है, एक और नन्ही सी जान आपकी कोख में पल रहा है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी अब आपकी है। उद्धरण चिन्ह। कृतिका बड़े ध्यान से शीतल जी की बातें सुन रही थी। मोहित और ईशान दोनों चाहते हुए बोले, बेबी आर्या के साथ खेलने के लिए बहुत जल्द एक दूसरा क्यूट सा बेबी आने वाला है। वी आर सो हैप्पी। सबके चेहरे पर एक नए मेहमान की स्वागत की रौनक साफ साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक से आदित्य को किसी का कॉल आ जाता है। वह कॉल पिक करता है, पर जैसे जैसे सामने वाला कहता जा रहा था, आदित्य के एक्सप्रेशंस भी धीरे धीरे चेंज होते जा रहे थे। सामने वाले की पूरी बात सुनने के बाद आदित्य कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और वहां से जाने ही वाला होता है कि शीतल जी आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि बेटा क्या हुआ? फोन पर कौन था और उन्होंने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। आदित्य शीतल जी की तरफ सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, मिस्टर मल्होत्रा पर जानलेवा हमला हुआ है। आदित्य ने इतना ही कहा और वहां से निकल गया। ये न्यूज सुनकर सब अवाक रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। शीतल जी के चेहरे पर एक चिंता की लकीर घिर आई थी। वहीं मोहित, नित्या और ईशान के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी कंफ्यूजिंग नजर आ रहे थे। शीतल जी वंश को वरुण जी के पास लेने के लिए कहती हैं। वंश कृतिका के पास जाकर उसे हक कर लेता है और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, अपना ख्याल रखना और इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। कमरे में ही रेस्ट करना। वंश की बातें सुनकर कृतिका मुंह बनाते हुए वंश की तरफ घूरकर देखती है, जैसे कह रही हो, मैं कहाँ इधर उधर भटकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वह नित्या, मोहित और ईशान की तरफ एक नजर देखते हुए बोला, अपनी भाभी का ख्याल रखना। इसकी खबर मुझे देते रहना, ओके। मोहित वंश की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी भाई, हम भाभी का ख्याल रखेंगे। वंश एक नजर कृतिका की तरफ देखकर वहां से निकल जाता है। दीक्षा भी इस वक्त बेबी आर्या को अपनी गोद में लिए हुए थी। वह कुछ सोच रही थी। सबसे पहले तो वरुण जी पर हुए अटैक के बारे में सोच रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर किसने ये काम किया होगा। हॉस्पिटल में करीब आधे घंटे के अंदर आदित्य की कार हॉस्पिटल में एंटर हुई। वह सीधे उस वार्ड की तरफ चला गया जिधर वरुण जी को रखा गया था। उस वार्ड में एंटर होते ही आदित्य की निगाहें मशीनों से गिरे हुए वरुण जी पर थी। इस वक्त उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जानबूझ अपनी आंखें बंद कर। आदित्य एक नजर उनकी तरफ देखता है, फिर उनसे नजरें फेरते हुए बोला, ये सब कैसे हुआ? शायद इतने सालों में आज पहली बार था जब आदित्य ने उनसे सामने से बात की हो। वरुण जी ने पहले तो एक नजर आदित्य को देखा, फिर एक गहरी सांस ली। फ्लैशबैक। वरुण जी मंदिर दर्शन करने के बाद अपनी कार में बैठकर मल्होत्रा पैलेस के लिए वापस आ रहे थे, पर उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि आज रास्ते में उनके साथ क्या अनहोनी होने वाली है। एक तो वैसे भी वे अपने साथ बॉडीगार्ड्स नहीं रखते थे, ऐसे में अटैकर्स के लिए उन्हें टैकल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी साइड से एक गोली आकर उनकी कार की विंडो पर आकर लगती है। भगवान का शुक्र था कि कार बुलेट प्रूफ था, जिसकी वजह से वो गोली विंडो पर ही अटक गई, वरना उस गोली से सीधे वरुण जी की खोपड़ी भी उड़ सकती थी। फिर अचानक से चारों तरफ से उन पर फायरिंग होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाले ने उन्हें पूरी तरह से गोलियों से भूनने की प्लानिंग कर रखी है। उन्होंने ड्राइवर को जल्द से जल्द कार वहां से निकालने का ऑर्डर दिया। ड्राइवर उनका ऑर्डर फॉलो करते हुए वहां से काफी तेजी से निकल ही रहा था कि तभी अचानक एक गोली कार की विंडो से पेनिट्रेट होकर उनके कंधे को छू जाती है। दूसरी गोली उनके हाथों में लगी थी। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर सही वक्त पर गोली निकलने की वजह से उनकी जान फिलहाल बच गई थी। वरुण जी पर इस तरह का हमला शायद ही आज से पहले कभी हुआ हो। फ्लैशबैक एंड अब तक शीतल जी और वंश भी वहां पर पहुंच चुके थे। शीतल जी की निगाहें जैसे ही वरुण जी पर पड़ी, उनकी निगाहें चिंता से भर आईं। वे उनकी तरफ देखते हुए बोली, वरुण बेटा, ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना? अपनी माँ को अपनी फिक्र करता देख वरुण जी को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने जैसे ही आदित्य को अपने वार्ड की तरफ आते देखा, उनके चेहरे की चमक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। वरुण जी शीतल जी की तरफ देखते हुए बोले, आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं ठीक हूँ। हालांकि वरुण जी के चेहरे पर दर्द की लकीरें अभी भी थी। अब तक शीतल जी ये समझ चुकी थी कि किसी ने जानबूझकर मौके का फायदा उठाते हुए वरुण जी को टारगेट किया है। शीतल जी आदित्य की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, आदि बेटा, हमें जल्द से जल्द जानना है कि कौन है वो शख्स जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्हें आप हमारे कदमों में ले आइए। आदित्य हाँ में सिर हिलाता है। वह वहां से निकलकर वंश को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। वंश यस बॉस कहता हुआ वहां से निकल जाता है। हालांकि आदित्य को शक तो इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान पर हो रही थी, पर वह सबूतों पर यकीन करता था। उसे पूरा यकीन था कि बहुत जल्द उसकी टीम उस इंसान की कुंडली निकाल लेगी। वो दोबारा वरुण जी के वार्ड में गया, जहाँ पर शीतल जी पहले से ही मौजूद थी। वरुण जी को काफी गहरी चोटें भी आई थी, इसलिए जब तक वे रिकवर नहीं हो जाते उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना था। आदित्य ने किसी को कॉल किया और पूरे हॉस्पिटल के साथ साथ वरुण जी के कमरे की सिक्योरिटी बहुत टाइट करवा दी। फिर थोड़ी देर के लिए वह उस कमरे के सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगा। यकायक आदित्य को कुछ दिन पहले की बात याद आ गई और उसके चेहरे पर एक कठोर भाव आ गए। दरअसल कुछ दिन पहले आदित्य को एक धमकी भरा मैसेज आया था। उस मैसेज में किसी ने आदित्य को धमकी देते हुए लिखा था, आदित्य मल्होत्रा, अगले कुछ ही दिनों में तुम्हारी फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत में होगा। आदित्य ने उस मैसेज के सेंडर का पता लगवाने की बहुत कोशिश की थी, पर उस सेंडर की लोकेशन 5 अलग अलग जगहों से आ रही थी। आदित्य इतना तो जानता था कि उससे पंगा लेने वाला कोई कच्चा खिलाड़ी तो होगा नहीं। ऑफकोर्स उसने पूरी होमवर्क करके ही इस गेम में कदम रखा होगा। उस इंसिडेंट के बाद से आदित्य काफी चौकन्ना हो गया था। उसने मल्होत्रा पैलेस की सिक्योरिटी काफी टाइट करवा ली थी। दीक्षा को तो पैलेस से बाहर जाने ही नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था उसके बहुत से दुश्मनों को ये खबर लग चुकी थी कि अब वह मैरिड है
और आदित्य अपनी फैमिली को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके साथ ही वह उस शख्स का पता लगाने में भी जुटा हुआ था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि इस हमले का शिकार और कोई नहीं बल्कि उसके डैड ही हो जाएंगे। ये बात सच थी कि आदित्य ने उनकी सिक्योरिटी के बारे में उस तरह से नहीं सोचा था जिस तरह से उसने फैमिली के बाकी मेंबर्स के बारे में सोचा होगा। आदित्य अब हर हाल में जानना चाहता था कि ये सब कौन करवा रहा है, क्योंकि ये हमला बिल्कुल सीक्रेटली हुआ था। उसे कानों कान खबर भी नहीं हुई थी। वह कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक आदित्य के फोन में दोबारा किसी का मैसेज आया। उसने अपना फोन चेक किया। मैसेज कुछ इस तरह से था, आदित्य मल्होत्रा, आई होप इस वक्त तुम हॉस्पिटल में होगे। तुम्हारे डैड भी थोड़े ठीक ठाक ही होंगे। उन्हें मारने की पूरी प्लानिंग तो कर ली थी, पर अफसोस एंड वक्त पर प्लान ही चेंज हो गया। बट यू डोंट वरी, अगली बार तुम्हें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने का मौका नहीं मिलेगा। आदित्य जैसे जैसे मैसेज पढ़ रहा था, उसकी मुठियां गुस्से से कसती जा रही थी। जब उसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने सामने की टेबल पर एक जोरदार पंच मार दिया, जिसकी वजह से आदित्य के हाथ में चोट लग गई और उसमें से खून बहने लगा। वंश चूंकि उस कैबिन से गुजर रहा था, उसने ये आवाज सुन ली। वह जल्दी से अपने बॉस के पास गया तो उसने देखा कि आदित्य का वो हाथ काफी जख्मी हो गया है। वंश अपने बॉस के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। वह समझ गया था कि आदित्य ने ये गुस्से में किया होगा। उसके खतरनाक एक्सप्रेशंस देखकर वंश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आदित्य को अपनी चोट की ड्रेसिंग के लिए बोले। वंश की प्रेजेंस को महसूस करके आदित्य उस नंबर की तरफ इशारा करते हुए काफी सर्द आवाज में बोला, पता करो कि ये मैसेज कहाँ से आया है। मुझे मैसेज करने वाली की सारी डिटेल्स चाहिए। हो न हो ये वही है जिसे इस हमले के बारे में पता था। आदित्य जानता था कि ये इंसान गेम का मास्टरमाइंड तो नहीं हो सकता था, पर फिर भी अगर इसका पता चल जाए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल किया जा सकता था। वंश यस बॉस कहता है और हिम्मत करते हुए बोला, बॉस। फिर वह शांत हो जाता है। आदित्य को यूं अटक अटक कर बात करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, और अगर ये काम उसका खुद को असिस्टेंट करे तो जाहिर सी बात है उसे इरिटेशन तो होगी ही। आदित्य अपनी कोल्ड टोन में बोला, जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वंश बोला, बॉस आपको अपने चोट की ड्रेसिंग करा लेनी चाहिए। अपने लिए ना सही तो दीक्षा और बेबी आर्या के लिए ही सही। अगर दीक्षा ने आपके हाथों में ये चोट देख ली तो आपकी क्लास लगा देगी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य वंश की बातों पर गौर कर रहा था। जैसे ही उसने उसकी लास्ट लाइन सुनी, आदित्य की आंखें छोटी हो गईं। पर वह जानता था कि वंश की सजेशन बुरी नहीं है। अगर दीक्षा की आंखों में ये चोट पड़ जाए तो वह खुद ही फंस सकता था। ऊपर से उसे अपनी बेबी प्रिंसेस को गोद में लेने की आदत हो गई थी। अगर वह जख्म को खुले छोड़ देगा तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस काफी बढ़ सकते थे। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आदित्य ने अपने चोट की ड्रेसिंग कराने के लिए रेडी हो गया। एक नर्स इस काम के लिए आई थी। सामने के शख्स को देखकर तो जैसे उसकी आंखें ही बाहर आ जाने को हुई, क्योंकि उसने आदित्य मल्होत्रा को जो आमने सामने देख लिया था। उस नर्स ने सोचा नहीं था कि उसे जिंदगी में एक बार आदित्य की चोट की ड्रेसिंग करने का मौका मिलेगा। वह अपनी नर्वसनेस को संभालते हुए आदित्य की चोट की ड्रेसिंग करके उस पर पट्टी कर देती है। फिर वे वापस वरुण जी के वार्ड की तरफ चले जाते हैं। शीतल जी अभी भी वरुण जी के वार्ड में मौजूद थी और सोफे पर बैठी हुई थी। आदित्य उनकी तरफ देखते हुए बोला, दादी घर चलिए, आप काफी देर से यहाँ बैठी हुई हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इस हॉस्पिटल और इस वार्ड की सिक्योरिटी टाइट करवा दी है। वहीं वरुण जी को ये देखकर काफी खुशी हो रही थी कि आदित्य को उनकी फिक्र है। वो भी आदित्य की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ माँ, आदित्य सही कह रहा है। आपको अब यहाँ से जाना चाहिए, वरना आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। आखिर में सबके समझाने बुझाने से शीतल जी मान जाती हैं। वंश अपने काम में लग जाता है। वहीं आदित्य शीतल जी को लेकर मल्होत्रा पैलेस की तरफ जाने लगता है। आदित्य ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और शीतल जी उसके बगल में पैसेंजर सीट पर। यकायक उनकी निगाहें आदित्य की चोट पर चली जाती है और उनकी आंखें छोटी हो जाती है। शीतल जी आदित्य की तरफ फिक्र भरी आंखों से देखते हुए बोली, बेटा आप कभी सुधरेंगे नहीं। पहली बार में तो आदित्य को शीतल जी की बातें समझ ही नहीं आती। वो एक कंफ्यूज लुक देते हुए बोला, आप किस बारे में बात कर रही हैं दादी। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी आदित्य के हाथों की तरफ इशारा करते हुए बोली, आदि बेटा आप खुद को चोट क्यों पहुंचाते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी चोट की तरफ ज्यादा ध्यान न देते हुए लापरवाही से बोला, छोटी सी चोट है दादी, जल्द ही ठीक हो जाएगा। शीतल जी आदित्य की क्लास लगाते हुए बोली, एक बच्चे के बाप बन गए हैं, फिर भी आपको अक्ल नहीं आई बेटा। वहीं आदित्य अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखने लगा। वह समझ गया कि शीतल जी आज उसे सुनाने के पूरे मूड में है। उनका ध्यान आदित्य की चोट पर ही था। वह उसके हाथों की तरफ देखते हुए बोले, बेटा हमने आपको कितनी बार समझाया है कि अपने गुस्से की वजह से खुद को चोट नहीं पहुंचाते, पर एक आप है कि हमारी इस बात को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की शिकायत करने के बाद शीतल जी उसे घूर घूर कर ऐसे देखने लगी जिससे ये साफ जाहिर होता हो कि वो उससे काफी नाराज है। खुद देर तक यूं ही घूरने के बाद शीतल जी अपनी निगाहों को नोर्मल करती है और अपना एक हाथ आदित्य के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। आदित्य की तरफ एक सर्द निगाह डालते हुए वे अपनी धीमी आवाज में बोली, बेटा अब आप खुद का ख्याल रखना सीखिए। अब अकेले नहीं रहे, आप एक प्यारी सी बच्ची और एक बीवी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और ये जिम्मेदारी आप ठीक से तभी निभा पाएंगे जब आप खुद सही सलामत रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। शीतल जी की बातें सुनकर आदित्य हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि उनका कहना बिल्कुल सच था। अब आदित्य के ऊपर एक बच्ची की जिम्मेदारी भी आ गई थी। थोड़ी देर बाद उनकी कार मल्होत्रा पैलेस में एंटर करती है। आदित्य की नई प्रिंसेस जब से नींद से उठी थी, वह तब से अपने डैडी से मिलना चाहती थी, पर इस वक्त तो आदित्य घर पर नहीं था, इसलिए दीक्षा उसे अपनी गोद में लेकर पैलेस के बड़े से हॉल में इधर से उधर टहल रही थी और आदित्य के आने का वेट कर रही थी। दीक्षा अपनी नई परी को संभालने में लगी हुई तभी डोरबेल बजी। दोनों का ध्यान उस तरफ चला गया। एक सर्वेंट ने दरवाजा खोला। सामने शीतल जी और आदित्य खड़े थे। अपने डैडी को देखकर बेबी आर्या खुशी से चहक उठी और ताली बजाने लगी। अपनी बच्ची की इस एक्साइटमेंट को देखकर आदित्य के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वह दीक्षा के पास जाकर जल्दी से अपनी ननी परी को अपनी गोद में ले लेता है। ननी आर्या अपने डैडी की गोद में आते ही उनके शोल्डर से चिपक जाती है। ये देखकर दीक्षा और शीतल जी दोनों के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। दीक्षा ननी आर्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, आपकी ननी शहजादी ने आज बहुत मिस किया है आपको। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ननी आर्या को अपने दोनों हाथों से थामकर आहिस्ते से उसके सिर पर किस कर लेता है, फिर दोनों को लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। वह थोड़ी देर के लिए ननी आर्या को खुद से अलग करना चाहता था ताकि वह शॉवर ले सके, पर आज उनकी बेबी एक पल के लिए भी अपने डैडी से अलग नहीं होना चाहती थी। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, ये तो आपसे अलग होने का नाम नहीं ले रही है, अब आप क्या करेंगे। आदित्य अपनी ननी प्रिंसेस के गालों को पींच करते हुए बोला, कोई बात नहीं, आज बेबी और डैडी दोनों साथ में शॉवर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। भले ही ननी आर्या सिर्फ 4 महीने की थी, पर फिर भी वह अपने मम्मा डैडी के इमोशंस को, उनकी भावना को महसूस कर जाती थी। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। वह समझ गई कि डैडी और वो आज साथ में शॉवर लेने वाले हैं।
अगर बेबी आलिया बात करने में केपेबल होती तो वह अपनी एक्साइटमेंट भरी मासूम आवाज में यही कहती, ये आज आलिया ऑलरेडी छात में छावल लेंगे। आलिया को बहुत मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अपनी ननी परी के कपड़े चेंज कर देती है ताकि वह अपने डैडी के साथ शॉवर ले सके। आदित्य भी अपनी शर्ट रिमूव कर देता है। फिर वह अपनी ननी परी को गोद में लेकर वॉशरूम में आ जाता है। सबसे पहले वह ल्यूकवार्म वाटर वाला शॉवर ऑन करता है क्योंकि उसकी ननी सी परी भी इस वक्त उसके साथ थी। शॉवर का पानी जब ननी आलिया के सिर पर पड़ता है तो वह बहुत ही क्यूटनेस के साथ अपनी आंखें बंद कर रही थी। ये देखकर आदित्य का चेहरा एक बार फिर खिल उठता है। थोड़ी देर तक शॉवर लेने के बाद वह अपनी ननी परी को एक व्हाइट टॉवेल में लपेटकर वह खुद भी अपने कपड़े चेंज करके एक व्हाइट टॉवेल अपनी कमर पर लपेट देता है। दोनों को वॉशरूम बाहर आता देख दीक्षा की निगाहें दोनों पर टिक जाती है। दोनों बेहद ही क्यूट लग रहे थे। बेबी आलिया को उसके डैड ने ऊपर से नीचे तक कवर कर रखा था। बस उसका छोटा सा चेहरा नजर आ रहा था। इस वक्त वह किसी छोटे से प्यारे खरगोश के बच्चे की तरह आदित्य से लिपटी हुई थी। आदित्य संभालते हुए बेबी आलिया को उसकी मम्मा को दे देता है ताकि वह उसे रेडी कर सके। बेबी के जाने के बाद आदित्य भी तैयार होने लगता है। उसने आज वंश को काफी सारा काम सौंपा था, इसलिए उसका जल्दी घर आना तो पॉसिबल नहीं था, पर कृतिका की रिक्वेस्ट पर वह उसे जल्दी घर आने के बारे में मना नहीं कर पाया। दूसरी तरफ खुराना पैलेस। आज घर के सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे और बाहर गए हुए थे। इस वक्त पैलेस में विहान और ईशा के अलावा और कोई नहीं था। विहान हाथ आया इतना अच्छा मौका गवा तो नहीं सकता था। वैसे भी आज उसका दिल ईशा को प्यार करने का हो रहा था। वह उसे परेशान करने के पूरे मूड में था। विहान ने अब तक शॉवर ले लिया था। इस वक्त उसकी कमर पर एक व्हाइट टॉवेल के अलावा और कुछ नहीं था। पानी की बूंदें उसकी सेक्सी मस्कुलर बॉडी पर फिसल रही थी और उसके हॉटनेस में इजाफा कर रहे थे। बाहर आकर वह एक कोने में छिप गया जहां से ईशा उसे ठीक से देख न पाए। ईशा शॉवर लेकर जब अपने आसपास देखती है तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वह कपड़े लाना तो भूल ही गई थी। ईशा मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, ओह गॉड ये मैंने क्या कर दिया। फिर उसकी निगाहें क्लॉथ सेक्शन में रखी बाथरोब की तरफ जाती है। ईशा के पास उसे पहनने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। वह उसे पहन लेती है। इस रोब में वह काफी ज्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव लग रही थी। बाहर जाने से पहले वह खुद से बोली, अब मुझे उस भूखे शेर से बचकर रहना होगा। वह कब झपटा मार दे कुछ कह नहीं सकते। ईशा ने ये बात विहान के लिए कही थी। उसने आहिस्ते से बाथरूम का दरवाजा खोला और जल्दी से वहां से निकल गई। ईशा को इस वक्त रास्ता क्लियर नजर आ रहा था क्योंकि उसने एक नजर पूरे कमरे पर गौर किया था। उसके बाद ही बाहर आने का डिसीजन लिया। बाहर आकर ईशा अपने सीने पर हाथ रखते हुए एक गहरी सांस लेते हुए बोली, हास। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना ही कहा था कि तभी अचानक उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ रेंगते हुए महसूस हुए। ईशा ये फील करके चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उस शख्स ने ईशा के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, वाइफी चीखने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। उद्धरण चिन्ह। जब विहान की स्ट्रॉन्ग मेनली परफ्यूम ईशा के सांसों में घुली तो वह समझ गई कि ये विहान है। वह खुद को नॉर्मल कर ही रही थी कि तभी विहान उसके गीले बालों को एक तरफ करते हुए उसकी नेक की तरफ झुककर उसे आहिस्ते से चूम लेता है। विहान की इस हरकत से ईशा सहने लगी। विहान जानबूझकर ईशा के कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, ये मैं हूँ वाइफी। तुम हर बार डर क्यों जाती हो? यहाँ मेरे अलावा और कौन हो सकता है, और तुम्हें मेरे अलावा इस तरह से और कोई छू भी नहीं सकता। ईशा अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए बस हाँ में सिर हिला देती है। पर इस वक्त विहान का मूड काफी रोमांटिक लग रहा था। वह ईशा को अपने सामने कर देता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। ईशा जब विहान की निगाहों को अपने ऊपर महसूस करती है तो उसकी धड़कनें तेज होने लगती है। वह अपनी नजरें झुकाए हुए बोली, विहान ये तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। विहान ईशा पर अपनी प्यार भरी निगाहें बनाए हुए ही बोला, अपनी खूबसूरत बीवी को निहार रहा हूँ वाइफी। ये बोलकर वह ईशा के गुलाबी होठों की तरफ झुककर उन्हें आहिस्ते से चूम लेता है और एक बार फिर अपनी प्यार भरी निगाहों से उसे निहारने लगा। ईशा को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वह विहान को हल्का सा धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करती है। पर विहान उसे छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल नहीं था। वह लपक कर ईशा का हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ झुकते हुए बोला, वाइफी तुम्हें पता है तुम इस रोब में कैसी लग रही हो? उद्धरण चिन्ह। विहान ने जैसे ही ये कहा ईशा की सांसें अनियमित होने लगी। वह विहान से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे नहीं जानना, छोड़ो मुझे। विहान ईशा को पीछे से हक करके उसकी पीठ को अपने खुले सीने से सटाते हुए बोला, पर मैं तो बताना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशा जानती थी कि वह विहान की गिरफ्त से इतनी आसानी से तो नहीं छूट सकती, वो भी तब जब उसे ईशा को परेशान करने वाले पहले से अपॉइंटेड हो। पर उसने चालाकी दिखाते हुए एक बार फिर ईशा के हाथों को खुद से ज्यादा इंसान से पकड़ते हुए बोला, ऐसे घूर क्या रही हो? उद्धरण चिन्ह। दरअसल ईशा ने आज काफी दिनों बाद विहान की मस्कुलर बॉडी को देख रही थी। पिछले कुछ हफ्ते से वह काफी बिजी चल रही थी। वह ऑफिस सुबह जल्दी चली जाती और शाम को देर से लौटा करती थी। ऐसे में वह विहान को बिल्कुल ही वक्त नहीं दे पाई थी। पर आज जब घर पर कोई नहीं था तो ईशा ने भी सोचा कि क्यों ना आज विहान की सारी शिकायतें दूर की जाएं। पर उसके करीब आते ही जैसे ईशा की हालत खराब होने लगती थी। ईशा को अपनी मस्कुलर बॉडी को इतने प्यार और डिजायर भरी निगाहों से निहारता देख विहान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह तो आज ईशा को पूरी तरीके से खा ही जाना चाहता था। वह ईशा की तरफ देखते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर खुद से चिपकाते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो जान, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वह ईशा के मुलायम हाथ पकड़कर अपने खुले सीने पर रख देता है, जिसे महसूस करके ईशा के गाल एक बार फिर लाल होने लगे थे। ऐसे ब्लश करते हुए वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वह विहान के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी नजरें झुकाए हुए ही बोली, विहान प्लीज छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह। विहान ईशा के बालों की लटों को उसके कान के पीछे करते हुए धीरे से ना में सिर हिलाते हुए बोला, नो वाइफी, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। पिछले कुछ दिनों से तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पाया हूँ। आज मैं उन सब की कसर निकालना चाहता हूँ। सो एडवांस में रियली वेरी सॉरी। उद्धरण चिन्ह। विहान की सॉरी सुनकर ईशा उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, एडवांस में सॉरी? पर किस लिए? विहान अपनी आंखों में शरारत लिए बोला, वो तो तुम्हें कुछ ही देर में समझ आ जाएगा। ये बोलकर वह ईशा की तरफ बढ़ने लगा। ईशा को तो आज हर हाल में उससे बचना था, क्योंकि आज उसे विहान के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। ईशा विहान से बचने के लिए मास्टर बेडरूम में ही इधर से उधर दौड़ लगाने लगी। विहान उसे छोटी आंखों से घूरने लगा। वह ईशा को रोकने के लिए भी कहता है, पर वह उसकी एक नहीं सुनती। फिर वह विहान से बचने की कोशिश करते हुए सीधे बेड पर चढ़ जाती है। विहान उसे अपनी सर्द आंखों से घूरते हुए बोला, ईशा चलो नीचे उतरो, अगर गिर गई तो तुम्हें चोट लग सकती है। पर ईशा ने किसी जिद्दी छोटे बच्चे की तरह नामे सिर हिला दिया। विहान और उसकी पकड़म पकड़ाई जारी रही। तभी ईशा की निगाहें कमरे के दरवाजे की तरफ गई। उसने सोचा कि अगर वह कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गई तो विहान से आराम से बच सकती है। यही सोचकर वह विहान को चकमा देते हुए बेड से नीचे उतरकर जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी।
विहान ने एक नजर ईशा की हालत पर देखी। उसने इस वक्त एक रोब पहना हुआ था जो मुश्किल से उसके घुटनों तक आ रहा था और ऐसी हालत में उसकी वाइफी बाहर जाने वाली थी। ये बात विहान को कहाँ पसंद आने वाला था। वह जल्दी से ईशा के पास गया। इससे पहले कि वह दरवाजा पार कर पाती, विहान अपने लंबे कदमों का इस्तेमाल करके जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके ईशा तरफ शिद्दत से घूरता है। ईशा इधर उधर देखने लगी, तभी उसका ध्यान अपने कपड़ों पर चला जाता है। वह इस वक्त एक रोब में थी, पर फिर भी कमरे से बाहर जाने वाली थी। विहान उसकी तरफ एक सर्द निगाह डालते हुए बोला, क्या कर रही थी वाइफी? ईशा अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, सॉरी वो मैं। उसने अटकते अटकते इतना ही कहा था कि विहान उसके करीब आते हुए बोला, ऐसी हालत में तुम कमरे से बाहर जाने के बारे में सोच रही थी वाइफी? हम उद्धरण चिन्ह। ईशा धीरे से सॉरी कह देती है। विहान उसकी तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, अब गलती की है तो इसकी पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए ना। ईशा अपनी टिमटिमाती आंखों से विहान को देखे जा रही थी। विहान ईशा के करीब आकर उसके बाथरोब की नोट को लूज करते हुए उसकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। इससे पहले कि ईशा कुछ रिएक्ट कर पाती, उसे अपने करीब खींचकर विहान उसकी नेक पर अपने होंठ रख देता है। विहान के गर्म होठों को महसूस करके ईशा की हालत खराब हो जाती है। वह एकदम से सहने लगती है। विहान की किस की इंटेंसिटी वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। उसके पैशन को हैंडल करना ईशा के बस से बाहर होता जा रहा था। ईशा के हाथ विहान के बालों पर चल रहे थे। विहान आहिस्ते से उसके दोनों हाथों को अलग करके उसे दीवार के अंगेज पुश कर देता है और ईशा को दीवार से चिपका कर उसके गुलाबी होठों से अपना होंठ जोड़कर उसे आहिस्ते आहिस्ते से चूमने लगा। वह तब तक उसे किस करता रहा जब तक उसकी सांसें उखड़ने ना लगी हों। ईशा की भारी सांसों को महसूस करके विहान ने उसे रिलीज कर दिया। ईशा अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसों को नॉर्मल करने में लगी हुई थी। वह ईशा की तरफ एक नजर डालता है। उसका चेहरा लाल हो चुका था। ईशा की हालत देखकर विहान के चेहरे पर एक शरारत भरी स्माइल आ जाती है। वह ईशा की तरफ झुककर उसके माथे को आहिस्ते से चूम लेता है। इसके एहसास में ईशा की आंखें बंद हो जाती है। वह विहान के होठों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी है। मल्होत्रा पैलेस। कृतिका अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे कि वह किसी का वेट कर रही हो। वह बार बार घड़ी की सुइयों की तरफ अपनी निगाहें टिकाती। दरअसल वह वंश का वेट कर रही थी। उसने कृतिका से कहा था कि वह आज घर जल्दी आ जाएगा और अपना बाकी का टाइम कृतिका और बेबी के साथ स्पेंड करेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कृतिका हर बार की तरह वंश का वेट करती रह गई। पर इस बार बेचारे वंश की भी कोई गलती नहीं थी। वह तो ऑफिस से निकलने ही वाला था। फिर अचानक उसे आदित्य का कॉल आ गया और वह इधर ही काम में उलझ गया। वहीं कृतिका अपनी नाक में गुस्सा लिए बार बार वॉल क्लॉक की तरफ देख रही थी। हर बीतते वक्त के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा था। वह अपने पेट में हाथ रखकर सोफे पर बैठते हुए बोली, बेबी देखा आपने? पापा दिन ब दिन कितने लापरवाह होते जा रहे हैं। लगता है अब हमें आपके डैडी को सबक सिखाना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर आदित्य की राह देखते हुए मायूसी से भरा चेहरा बना लेती है। वह घड़ी की तरफ देखते हुए वंश का इंतजार करने लगी। वह जब जब दरवाजे की तरफ बढ़ती, उसका गुस्सा बढ़ता ही जाता। दरअसल वंश के साथ डिनर करने की ख्वाहिश की वजह से कृतिका ने आज खाना भी नहीं खाया था और इस वक्त उसे जोरों की भूख लगी थी। आदित्य का कमरा। आदित्य स्टडी रूम में था। वह अपना काम किए जा रहा था। बाहर बेडरूम में दीक्षा अपनी ननी परी को सुलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर आज जैसे कि बेबी की नींद गायब ही हो चुकी थी। दीक्षा उसका सिर अपने शोल्डर से चिपकाकर उसे अपने दोनों हाथों से थामकर हल्का हल्का झुलाने लगी थी। दीक्षा को जैसे ही ये लगा कि बेबी अब सो चुकी है, वह अपने दोनों हाथों से उसके सिर को पकड़कर बेड पर सुला देती है। पर ऐसा करते ही ननी आर्या अपनी आंखें खोल देती है और अपनी टिमटिमाती आंखों से अपनी मम्मा को देखने लगी। ये चौथी बार था जब आर्या ने ऐसा किया हो। उसे इस तरह स्माइल करता देख दीक्षा अपना सिर ही पकड़ लेती है और अपनी ड्रामेबाज बेटी को अपनी छोटी आंखों से घूरने लगी। वहीं अपनी मम्मा को अपनी तरफ यूं देखता देख ननी आर्या के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। दीक्षा उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा लगता है आपके डैडी तो भूल ही गए हैं कि बेडरूम में उनकी प्यारी बीवी और बेबी उनका वेट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वहीं आदित्य काफी फोकस्ड होकर काम कर रहा था। उसका सारा ध्यान अपने लैपटॉप पर ही था। तभी उसके स्टडी रूम में वंश एंटर हुआ। आदित्य लैपटॉप पर अपना काम कंप्लीट करते हुए उसे ऑफ कर देता है और सामने की तरफ देखते हुए अपनी कोल टोन में बोला, कहो क्या खबर लाए हो? उद्धरण चिन्ह। वंश एक फाइल आदित्य की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपका शक बिल्कुल सही निकला बॉस। वह अपनी मकसद से इंडिया वापस आया है। वंश की बातें सुनकर आदित्य की आंखें काफी कठोर हो गईं। वह फाइल की तरफ देखने लगा। वह उन्हें पलटते हुए बोला, उसने मिस्टर मल्होत्रा पर अटैक क्यों कराया? आदित्य के इस सवाल पर वंश एक पॉज लेते हुए बोला, एक्चुअली बॉस रुद्रांश का मेन टारगेट मिस्टर मल्होत्रा ही है। आदित्य ने जैसे ही ये सुना उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आदित्य को अब तक यही लग रहा था कि रुद्रांश राजवंश उनकी फैमिली को इसलिए टारगेट कर रहा था क्योंकि वे सब उनसे जुड़े हुए हैं। पर अब वंश की बातें सुनकर उसे एहसास हो गया कि बात कुछ और ही है। कुछ सोचकर आदित्य बोला, इसकी कोई खास वजह? वंश अपनी कोल टोन में बोला, बॉस एक्चुअली ये जानकर मैं भी बहुत सरप्राइज था। अब तक मुझे भी लग रहा था कि रुद्रांश मल्होत्रा फैमिली को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए हैं। पर अगर मैटर को डीपली समझा जाए तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी मिल सकते हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। आदित्य कुछ सोचते हुए बोला, हम तुम सही कह रहे हो। कुछ तो लिंक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर है जिनके बारे में हमें पता नहीं है। वंश बोला, बॉस मैंने मिस्टर मल्होत्रा और रुद्रांश राजवंश के कनेक्शन के बारे में भी पता करने की बहुत कोशिश की, पर दोनों का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नजर नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। आदित्य वंश की एक बात पर गौर फरमा रहा था। उसे एक गहरी सोच में डूबा देख वंश बोला, बॉस अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। उसकी इस बात पर आदित्य अपनी कोल टोन में बोला, कैरी ऑन। उद्धरण चिन्ह। वंश बोला, बॉस मे भी ये मैटर मिस्टर मल्होत्रा की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हो जिसे रुद्रांश राजवंश ने बड़ी चालाकी से हाइड भी करवा दी हो। ये बात उन दोनों के अलावा और कोई ना जानता हो, इस बात की भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। उद्धरण चिन्ह। दरअसल अभी आदित्य इसी बारे में तो सोच रहा था। उसने एक नजर वंश की तरफ देखा और बोला, यू मे लीव नाउ। कृतिका तुम्हारा वेट कर रही होगी। वंश को कृतिका से याद आया कि आज उसने उससे जल्दी आने का प्रॉमिस किया था, पर काम खत्म करते करते ही उसे रात के 12 बज चुके थे। वंश जब अपने कमरे की तरफ वापस आ रहा था तभी उसका ध्यान अपने कमरे की लाइटिंग पर गई। लाइट्स अभी भी जल रहा था। इसका तो सिंपल सा मतलब था कि कृतिका अब तक जगी हुई है। वंश उसकी नाराजगी को उससे मिले बगैर ही महसूस कर पा रहा था। वंश ने आहिस्ते से अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। कृतिका बेसब्री से कमरे में ही इधर से उधर टहल रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह वंश से कितनी नाराज है। वंश उसकी तरफ देखते हुए उसका नाम लेता है, कृति। उद्धरण चिन्ह। कृतिका उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है जैसे कि उसने उसे सुना ही ना हो। वह कृतिका की तरफ हाथ आगे कर एक बार फिर उसका नाम लेता है। कृतिका गुस्से में पलटती है। उसकी इस हरकत से अचानक से उसका पैर कार्पेट में उलझ जाता है।
इससे कृतिका का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह पेट के बल गिरने ही वाली होती है। इस डर से कृतिका ने अपने पेट पर हाथ रख दिए और अपनी आंखें बंद कर ली। वंश ने पहले ही इसे देख लिया था। फुर्ती दिखाते हुए वह जल्दी से कृतिका के पास पहुंच गया और उसे अपनी बाहों में थामते हुए उसे गिरने से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद जब कृतिका को यह एहसास हो जाता है कि वह गिरी नहीं है तो वह आहिस्ते से अपनी आंखें खोल देती है। आंखें खोलते ही कृतिका पाती है वंश की एक जोड़ी खतरनाक आंखें गुस्से और नाराजगी से उसे ही देख रही थी। उसके इस एरोगेंट लुक को देखकर कृतिका ने अपना थूक कटक लिया, क्योंकि वह सच में बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। कृतिका अपने मन में बोली, कमाल है, नाराज और गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, फिर ये क्या कर रहे हैं। वंश कृतिका के कंधे को थोड़ा जोर से पकड़कर खुद से अलग करते हुए उसकी तरफ नाराजगी से देखकर बोला, वाइफी, ये क्या बचकानी हरकतें थी। तुम जानती हो अगर मैं अभी तुम्हें वक्त पर संभालता नहीं तो तुम्हारी इस लापरवाही से क्या हो सकता था। उद्धरण चिन्ह। वंश को कृतिका की इस केयरलेसनेस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह प्रेग्नेंट थी, अगर उसे किसी भी तरह से कोई चोट लगती है तो इसका सीधा असर होने वाले बच्चे पर पड़ सकता था। वंश का गुस्सा और उसकी नाराजगी जायज थी। कृतिका ये बात समझती थी, इसलिए उसने अपना सिर झुकाकर अपनी गलती मान ली। पर वंश का गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह कृतिका को घूरते हुए उसके कंधे पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हारी उसे झुकाने से कुछ नहीं होने वाला वाइफी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि खुद का ध्यान रखा करो, रखा करो। अब तुम अकेली नहीं रही, एक और जिंदगी तुमसे जुड़ चुकी है, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी बातें सुननी ही कहाँ होती है। उद्धरण चिन्ह। वंश ने अपना सारा गुस्सा निकालते हुए कहा। कृतिका अपने दोनों कान पकड़कर वंश के सामने खड़े होते हुए बोली, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए ना, अगली बार से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं खुद का और हमारे बेबी का पूरा ध्यान रखूंगी। उद्धरण चिन्ह। पर वंश के एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था कि वह कृतिका से कुछ ज्यादा ही नाराज हो चुका है। वह उसके कंधे को पकड़कर आहिस्ते से खुद से अलग करते हुए बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वंश के यूं इग्नोर करने से कृतिका की पलकें भीग जाती हैं। वह वंश को रोकने की कोशिश करते हुए अपनी नम आवाज में बोली, वंश। उद्धरण चिन्ह। पर वह इस वक्त कृतिका की सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने उसकी आवाज सुनकर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। वंश का यूं उसे बार बार इग्नोर करना कृतिका को खल रहा था। कृतिका ने अपने पेट पर हाथ रखा और फिक्र भरे टोन में बोली, बेबी आपके डैडी आपकी मम्मा से नाराज हो गए हैं बेटा, क्या आपके पास उन्हें मनाने का कोई आइडिया है। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसे तो यही लगा था कि आज उनके डैडी अपने हाथों से उनके लिए डेजर्ट बनाएंगे और वो कृतिका को बहुत ही प्यार से मनाएंगे। पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और वंश उससे नाराज हो गया। थोड़ी देर बाद वंश शॉवर लेकर बाहर आया। कपड़े चेंज करने के बाद वह सोफे की तरफ जाने लगा। इस बीच कृतिका ने उसे बात करने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। वंश ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा। वंश के इस बिहेवियर से कृतिका पूरी तरह से हताश हो गई। उसे बहुत रोना भी आ रहा था पर फिर भी खुद को संभाले हुए थी। दरअसल वंश से नाराजगी के चक्कर में कृतिका ने खाना भी नहीं खाया था। उसे लगा था कि वंश जब वापस आएंगे और उसे मनाने की कोशिश करेंगे तब वह उनके हाथों से खा लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वंश ही कृतिका से नाराज हो गया। कृतिका काफी निराश हो गई और आहिस्ते से कमरे से निकलकर बालकनी में आ गई। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तारों भरा आसमान बहुत सुंदर नजर आ रहा था। ठंडी हवाओं की वजह से कृतिका को ठंड भी लगने लगा था। वह अपने दोनों हाथों से अपनी बाजुओं को रब करते हुए खुद को गर्म करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद वंश को रियलाइज हुआ कि कृतिका कमरे में नहीं है। वह अपना लैपटॉप छोड़कर इधर उधर देखने लगा। तभी उसका ध्यान कॉफी टेबल पर गया, जहाँ खाने से भरी प्लेट ज्यों के त्यों रखे हुए थे, जिसे देखकर वंश समझ चुका था कि कृतिका ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। उसे उसकी फिक्र होने लगी। वंश को अब खुद पर गुस्सा आने लगा। वह समझ गया था कि कृतिका ने उसके साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में ठीक से खाना भी नहीं खाया था। ये जानकर वंश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी निगाहें अचानक बालकनी की डोर की तरफ गई, जो कि खुली हुई थी। उसे देखकर वंश उस तरफ बढ़ गया। बाहर का मौसम काफी ठंडा होने की वजह से कृतिका आहिस्ते आहिस्ते ठिठुरने लगी थी। तभी कृतिका को उसे अपने ऊपर कुछ महसूस हुआ। ये वंश था जो उसे शॉल से कवर कर रहा था। कृतिका अपनी हैरानी भरी आंखों से उसे देख रही थी। कृतिका को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वंश है। वंश उसकी हैरानी भरी निगाहों को वंश अपने ऊपर काफी अच्छे से महसूस कर रहा था। वह उसे पीछे से ही अपने सीने में छिपाते हुए बोला, इतनी ठंड लग रही थी तो यहाँ क्यों खड़ी हो। उद्धरण चिन्ह। वंश की इस बात पर कृतिका उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आप मुझे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे तो मैं क्या करती, इसलिए मेरे कदम मुझे लेकर रोक कर इधर आ गए। ये बोलकर कृतिका सामने की तरफ देखने लगी। उसे भूख तो बहुत लग रही थी पर वंश के सामने कहने की हिम्मत भी कहाँ थी, इसलिए वह बिल्कुल चुपचाप थी। वंश उसे अपने सीने में छिपाए हुए ही बोला, डिनर किया तुमने। वंश जानता था कि कृतिका ने अब तक डिनर नहीं किया है, पर वह उसके मुंह से ही सुनना चाहता था कि आखिर उसने डिनर क्यों नहीं किया। कृतिका ने झूठ नहीं बोला। वो आपने कहा था कि आप जल्दी आएंगे, इसलिए आपका वेट कर रही थी। मैंने सोचा था कि आज साथ में डिनर करेंगे, पर आप नहीं आए इसलिए। उद्धरण चिन्ह। कृतिका की इस बात पर वंश उसके बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए बोला, अगर भूख लगी थी तो खा लेती ना, मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत थी तुम्हें। इस पर कृतिका ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर झुका लिया। वह अपने मन में बोली, हाँ जैसे कि आप तो हर रात को साथ में डिनर करते हो, मुझे तो ये याद भी नहीं लास्ट टाइम आपने कब मेरे साथ डिनर किया था। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए कृतिका के चेहरे पर मायूसी वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं जिन्हें वंश भांप लेता है। दरअसल पिछले 15 दिनों से उस पर वर्कलोड इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वह चाहकर भी कृतिका को समय नहीं दे पा रहा था, जिसकी खबर वंश को भी थी। वंश कृतिका के मन के भाव पढ़ते हुए उसके ठंडे मुलायम चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखते हुए बोला, वाइफी, मुझे इस बात की खबर है कि मैं तुम दोनों को वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये बोलकर वह कृतिका के माथे को आहिस्ते से चूम लेता है। वह जानती थी कि वंश कभी भी जानबूझकर तो उसे बिल्कुल भी हट नहीं करेगा। कृतिका वंश की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे आप पर यकीन है। वंश कृतिका के मुलायम हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे अपने होठों से छूते हुए बोला, बस हमेशा ऐसे ही रहना वाइफी। उद्धरण चिन्ह। फिर वह कृतिका को अंदर की तरफ लेकर जाते हुए बालकनी का ग्लास डोर बंद कर देता है, क्योंकि आज बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी, इससे कृतिका की तबीयत भी खराब हो सकती थी। अंदर आकर वंश ने उसे कहा, चलो खाना खा लो, और आज के बाद से मैंने तुम्हारे खाने के बारे में कंप्लेन सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। वंश ने उसे धमकाते हुए कहा तो कृतिका ने बुरा सा मुंह बना लिया। वह मन ही मन में वंश को कोसते हुए बोली, राक्षस कहीं के, हर बार बस डराना धमकाना ही आता है इन्हें। वंश कृतिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर स्माइल करता है और उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, मुझे कोसना हो गया हो तो चलो डिनर कर लो। उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने कुछ नहीं कहा, बस आहिस्ते से हाँ में सिर हिला दिया। तभी कृतिका को कुछ अजीब सा लगा। उसे कुछ चक्कर जैसा फील हुआ तो उसने अपना सिर पकड़ लिया।
वंश ने जब उसे इस तरह देखा तो वह तुरंत हरकत में आया और कृतिका को थामते हुए बोला, वाइफी, आर यू ऑलराइट? तुम ठीक तो हो ना? उद्धरण चिन्ह। हालांकि कृतिका की सिचुएशन देखकर लग रहा था कि वह ठीक नहीं है। कृतिका ने अपने मुरझाए चेहरे के साथ कहा, कुछ चक्कर से आ रहे हैं और अजीब सा लग रहा है। कृतिका के इतना कहते ही वंश उसे सोफे पर बिठा ही रहा था कि तभी कृतिका अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ दौड़ देती है। वंश को कृतिका की फिक्र थी, इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में आ जाता है। कृतिका वॉश बेसिन के पास खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। वंश उसके पीछे ही खड़ा था और उसकी पीठ को सहला रहा था। जब कृतिका ने वोमिटिंग कर ली तो वंश उसके चेहरे को अच्छी तरह वॉश करने के बाद उसे साफ तौलिए से पोंछ देता है। कृतिका वंश की आंखों में अपने लिए फिक्र साफ साफ देख पा रही थी, जो उसके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल थी। वंश कृतिका की हालत देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि उसने डॉक्टर से पहले ही इस बारे में कंसल्ट कर लिया था। डॉक्टर ने उसे बताया था कि प्रेगनेंसी में ये सब और बार बार मूड स्विंग्स का होना नॉर्मल है। वंश कृतिका को अपने साथ ले जाकर बेड पर बिठा देता है और उसके चेहरे को अपने हाथों से थामते हुए बोला, अब कैसा फील कर रही हो? कृतिका ने आहिस्ते से हाँ में सिर हिला दिया। इस वक्त वह पहले से थोड़ी ज्यादा कमजोर भी लग रही थी। कृतिका थोड़ी देर तक तो वैसे ही बैठी रही, फिर वंश की तरफ देखते हुए बोली, मुझे और आपके बेबी को भूख लगी है। कृतिका की बातें सुनकर वंश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसने कृतिका के लिए गर्मागर्म और हेल्दी डिनर रेडी करवा दिया था। उसने खुद ही एक डिश का खास ध्यान रखा था। वंश के ऑर्डर पर डिनर की ट्रॉली उनके कमरे में आ गई। वंश ने कृतिका को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर आराम से बिठा दिया और उसके लिए डिनर सर्व करने लगा। पर जिस तरह का खाना वंश ने बनवाया था, कृतिका का तो मन ही नहीं कर रहा था उसकी तरफ देखने की। दरअसल वंश ने कृतिका और बेबी की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ऐसा खाना बनवाया था। पर प्रेगनेंसी की वजह से कृतिका को मूड स्विंग्स को काफी होते थे। कभी चटपटा और मसालेदार खाना खाने का मन करता था तो कभी खाने की तरफ देखने का भी मन नहीं करता था। आज भी उसके साथ यही हो रहा था। खाने की तरफ देखकर कृतिका को नाक सिंकुड़ता देख वंश उसे छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, वाइफी, खाने को ऐसे घूरने से तुम्हारा पेट अपने आप भरने वाला नहीं है, तुम्हें स्पून तो उठाना ही होगा ना। ये बोलकर वह उसके चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को कान के पीछे कर देता है। कृतिका खाने की तरफ देखते हुए बोली, वंश, मुझे ये घास फूस नहीं खाने। उसकी इस हरकत पर वंश उसे अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, वाइफी, नखरे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पिघलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हें चुपचाप ये खाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वंश के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर कृतिका समझ गई थी कि आज उसकी दाल गलने वाली नहीं है। पर फिर भी एक कोशिश करते हुए वह वंश की तरफ बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए बोली, वंश, मुझे चटपटे और मसालेदार खाना खाने का मन कर रहा है। ये बोलकर वह वंश की शर्ट की स्लीव्स खींचने लगी। वंश कृतिका के गाल पर हाथ रखकर उसकी तरफ फिक्र भरी आंखों से देखते हुए बोला, वाइफी, तुम जानती हो ना, तुमने अभी अभी वॉमिटिंग की है, इसलिए मसालेदार खाने के बारे में तो भूल जाओ। वंश की बातें सुनकर कृतिका का चेहरा छोटा सा हो जाता है। वंश अपनी बीवी के नखरों को साइड करते हुए खुद ही एक बाइट लेकर उसे खिलाने लगा। कृतिका ने जैसे ही एक बाइट लिया, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लग रहा था कि इन हेल्दी डिशेज में टेस्ट नाम की चीज तो दूर दूर तक नहीं होगी। पर ऐसा कुछ नहीं था। वंश ने इसे बनवाया ही इस तरह से था कि देखने भर से इसकी टेस्ट का अंदाजा ना हो सके। अब कृतिका नखरे ना करते हुए चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह डिनर करने लगी। फिर अचानक से वंश के मुंह को मासूमियत से देखने लगी। वंश समझ गया कि अब उसे एक बार फिर अपनी बीवी की फरमाइश पूरी करनी होगी। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और कृतिका की तरफ देखते हुए बोला, कुछ चाहिए तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। कृतिका ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मुझे खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज। कृतिका ने अपनी उम्मीद भरी आंखों से वंश की तरफ देखते हुए कहा। उसे लगा था कि शायद वंश उसे मना कर देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डिनर की ट्रॉली से वंश ने इमली की चटनी वाली कटोरी निकाली, जिसे वंश ने पहले से ही उसके लिए बनवा रखी थी। इमली की चटनी को देखकर और उसकी खुशबू सुनकर कृतिका जल्दी से वंश के हाथों से वो छीन लेती है और उसे टेस्ट करती है। वंश अपनी वाइफी की इस हरकत को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वंश ने भी थोड़ा सा डिनर कर लिया, क्योंकि उसने भी आज ढंग से कुछ खाया नहीं था। थोड़ी ही देर में दोनों डिनर कर लेते हैं। कृतिका को लगा था कि अब तो डिनर के बाद वह आराम से सोएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कृतिका बेड की तरफ सोने के लिए जा ही रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ये वंश था। कृतिका वंश से अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, वंश, छोड़िए मुझे, बेबी और मम्मा को रेस्ट करना है। उद्धरण चिन्ह। वंश कृतिका की तरफ छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, अभी नहीं, पहले तुम थोड़ी वॉक करोगी। पर कृतिका को आज वॉक करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वंश की आंखें दिखाने पर बेमन से वह वॉक करने लगती है। वह मन ही मन वंश को कोस रही थी, जिससे काफी क्यूट क्यूट फेशियल एक्सप्रेशंस बन रहे थे। वंश समझ रहा था कि इस वक्त कृतिका के मन में क्या चल रहा है। वह थोड़ा स्माइल करते हुए खुद से बोला, पागल लड़की। थोड़ी देर बाद कृतिका थककर सोफे पर बैठ जाती है। वंश अभी उससे और मेहनत नहीं कराता और उसके करीब आकर उसे आहिस्ते से उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आता है और आहिस्ते से सुलाकर उसे गुड नाइट कहता है। कृतिका अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे ही देख रही थी। उसकी इस मासूम निगाहों को देखकर वंश उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, रात बहुत हो चुकी है वाइफी, चलो अब चुपचाप सो जाओ। कृतिका वंश से थोड़ी दूरी पर थी। वंश की बातें सुनकर वह सरकते हुए उसके करीब आई। वंश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को आहिस्ते से चूम लिया। वंश के बाहों की गर्माहट पाकर कृतिका जल्द ही नींद के आगोश में चली गई। थोड़ी ही देर में वंश को कृतिका की गहरी सांसों की आवाज आनी शुरू हो गई। वह समझ गया कि कृतिका अब सो चुकी है। वंश आहिस्ते आहिस्ते अपनी बाहों में चैन से सो रही कृतिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए खुद से बोला, बस इसी तरह तुम्हारे सुकून से भरे चेहरे को देखकर हक करके सोने की आदत सी हो गई है मेरी। ये बोलकर वह कृतिका के माथे को चूम लेता है। वह नींद के आगोश में जा चुकी थी, इसलिए कोई हरकत भी नहीं करती है। थोड़ी देर बाद वंश की पलकें भी भारी होने लगी थी। वह भी कुछ देर में नींद के आगोश में चला गया था। वहीं आदित्य के कमरे में आदित्य ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर काफी ज्यादा कठोर भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ समझने की कोशिश करना चाह रहा हो। वह इस वक्त अपने डैड और रुद्रांश राजवंश के बारे में सोच रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर दोनों के बीच क्या कनेक्शन है। ड्रेसिंग मिरर पर अपना अक्ष देखते हुए आदित्य अपने मन में बोला, कुछ तो है उस रुद्रांश राजवंश और मिस्टर मल्होत्रा के बीच जिस लिंक को मैंने मिस कर दिया है। दरअसल जिस दिन से रुद्रांश राजवंश ने वरुण जी पर अटैक किया था, उसी दिन से आदित्य चैन से नहीं बैठा था और दोनों की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वह ये सब काफी शार्पली कर रहा था, जिससे कि सामने वाले को यह अंदाजा लगा पाना भी बेहद मुश्किल होता है। उस इंसिडेंट के बाद से आदित्य ने मिस्टर मल्होत्रा के साथ साथ परिवार के बाकी लोगों की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी। वह रुद्रांश राजवंश के अनएक्सपेक्टेड मूव को समझने की कोशिश कर रहा था। वंश की इकट्ठा की हुई इन्फॉर्मेशन से उसे इतना तो पता चल ही चुका था कि उसने वरुण जी को इस दुनिया से आउट करने की प्लानिंग कर ली थी।
पर अनफॉर्चुनेटली वह अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाया, पर उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। आदित्य अब तक ये भी समझ चुका था कि शायद उसके डैड के पास उसके इस सवाल का जवाब भी और हो सकता है कि इसके अलावा भी उसे बहुत कुछ मिल जाए। पर यहाँ पर बात ये भी थी कि आदित्य ने पिछले कई सालों से अपने डैड से बात नहीं की थी, पर इस बार वह समझ चुका था कि उसे वरुण जी से इस बारे में बातें करनी ही होगी, वरना उसका पॉइंट कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। आदित्य को यूं काफी देर तक आईने को घूरता देख दीक्षा नन्ही आर्या को अपनी गोद में लेकर उसे ही देख रही थी। दरअसल आर्या एक नींद लेकर उठ चुकी थी, इसलिए वह अपनी गोद में लिए उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। नींद से जागने के बाद उसका आदत था थोड़ा इरिटेट होकर रोना। आदित्य को यूं सोच में डूबा देख दीक्षा उसके कंधे पर हाथ रख उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं आप? दीक्षा के पूछने पर आदित्य ड्रेसिंग मिरर से ध्यान हटा और वह उसकी तरफ देखने लगा। हालांकि आदित्य को तो पहले ही पता चल चुका था कि दीक्षा की निगाहें उस पर है। दीक्षा को देखकर आदित्य उसकी तरफ फिक्र भरी आंखों से देखते हुए बोला, ये दोबारा उठ गई? कैसे उठ गई? नन्ही आर्या जो कि अपनी मम्मा के कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए थी। दीक्षा उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, शायद आपकी बेटी को भूख लगी होगी इसलिए। नन्ही ईशानी ने एक नजर अपने डैडी की तरफ देखा। अपनी नन्ही परी को अपनी तरफ यूं मासूमियत से देखता देख आदित्य उसके गालों पर किस कर देता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बेटा आपकी नन्ही टूट गई। आर्या अभी काफी छोटी थी, पर फिर भी वह अपने डैडी की बातें समझ गई और मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि आप प्लीज सो जाइए, रात काफी हो गई। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने हाँ में इशारे करते हुए कहा और नन्ही आर्या की तरफ देखते हुए उसे अपनी गोद में ले लिया। नन्ही आर्या ने अपने डैडी के शोल्डर पर अपना छोटा सा सिर टिकाकर अपने नन्हे हाथ उसकी गर्दन के चारों तरफ लपेटने की कोशिश करती है। दीक्षा भी अपनी बेटी की इस क्यूटनेस को देखकर खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाई। थोड़ी ही देर में नन्ही आर्या भी अपने डैडी के शोल्डर पर सिर रखकर सो गई। आदित्य ने उसे आहिस्ते से बेड पर सुला दिया और उसे उसके क्यूट से सॉफ्ट बेबी ब्लैंकेट से कवर कर दिया। थोड़ी देर बाद दीक्षा को भी नींद आ गई। आदित्य ने उसे ठीक से सुलाकर उसे भी ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर कर उसके माथे को आहिस्ते से चूम लेता। काफी कोशिशों के बावजूद वह रुद्रांश और वरुण जी के बारे में वो पता नहीं चल पा रहा था जिसके बारे में वह जानना चाहता था। आदित्य इस पर अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। वह जानता था किसे इस बारे में पता होगा। कुछ सोचकर आदित्य के चेहरे पर एक कठोर भाव आ जाते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह खुद को किसी ऐसी चीज करने के लिए प्रिपेयर कर रहा था जो वह कभी करना ना चाहता हो। वह सामने सीलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में बोला, रुद्रांश राजवंश, बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें लुका छिपी का ये खेल खेलकर। पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे असल इरादे जानने के बाद बहुत जल्द तुम्हें इस दुनिया से ही आउट कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। बहुत नुकसान पहुंचा लिया तुमने मेरे परिवार को, पर अब बस और अधिक नहीं। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता मैं? ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है और कुछ। आदित्य की आंखों में इस वक्त रुद्रांश राजवंश के लिए बेइंतहा नफरत देखी जा सकती थी। उसे जब ये पता चला था कि दीक्षा को उस पावरफुल और खतरनाक पॉइजन देने के पीछे रुद्रांश राजवंश है, उस वक्त आदित्य का यही मन कर रहा था कि वह रुद्रांश का किस्सा उसी वक्त खत्म कर दे। पर वह जानना चाहता था कि आखिर क्या वजह थी जिससे रुद्रांश उसे और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता था। आदित्य बस यही जानना चाहता था। उसके बाद वह उसका चैप्टर उसी वक्त हमेशा के लिए क्लोज कर देने वाला था। आदित्य इतना तो जानता था कि वह बेवजह उससे क्यों दुश्मनी मोल लेगा, जबकि वे एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे और ना ही एक दूसरे को जानते थे। और आदित्य से दुश्मनी मोल लेने से नुकसान रुद्रांश का ही था। पर वजह चाहे जो भी हो, रुद्रांश ने आदित्य के दिल में खुद के लिए नफरत उसी दिन जगा दी थी जिस दिन उसने दीक्षा को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की थी। पर भगवान की दया और आदित्य के प्यार की जीत हुई और दीक्षा बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसी वक्त आदित्य ने ठान लिया था कि जिस किसी ने भी यह घटिया हरकत करने की कोशिश की है, वह उसे बहुत ही बेरहम मौत देगा। आदित्य रुद्रांश के बारे में ही सोच रहा था तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया। उसने कॉल पिक किया। सामने से वंश बोला, बॉस रुद्रांश के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने आपको मेल कर दी है। आदित्य हम कहता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वह अपना लैपटॉप चेक करता है। वंश ने पहले ही उसे एक सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दिया था। आदित्य ने उसे रीड करते हुए बहुत कठोर नजर आ रहा था। रुद्रांश राजवंश की फाइल में एक नाम और जुड़ चुका था। वो नाम था पायल राजवंश। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने वंश की भेजी सारी इन्फॉर्मेशन रीड की और थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद वह बेड पर आ गया, जहां दीक्षा और बेबी आर्या पहले से ही मौजूद थी। आदित्य ने एक नजर अपनी लिटिल प्रिंसेस को देखा और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी और हल्की स्माइल आ गई। वंश का कमरा। वंश कृतिका को अपनी बाहों में लेकर आराम से सो रहा था। उसने इस बात का खास ख्याल रखा हुआ था कि वह कृतिका पर अपना बोझ न डाले। वह उसके लिए पहले ही काफी ज्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव था, पर अब तो और भी ज्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव हो गया था।